अध्याय 61। दिल की धड़कन 10। क्वावियत्तु को उम्मीद नहीं थी कि टोंग डूलिट उसका हाथ छोड़ देगा। उसका बट जमीन से टकराया, वह जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरना ज्यादा दर्दनाक नहीं था, लेकिन उसे लगा कि उसकी हड्डियां टूट रही हैं। यह कमीना, क्या यह उसके कपड़े गंदे करने का बदला लेने का तरीका था? बहुत भोली। क्वायुएक्स्यू को जल्दी ही पता चल गया कि यह सच नहीं था। मैदान पर चारों ओर की दीवार के बाहर, इस दीवार पर दरवाजे के बाईं और दाईं ओर 2 मोमबत्ती के आकार के पेड़ लगाए गए थे, जिनकी शाखाएं एक प्राकृतिक मेहराब में विकसित हुई थी। बाईं ओर मोमबत्ती के आकार के पेड़ के नीचे छोटे बालों वाली एक युवा लड़की खड़ी थी। इस युवा लड़की ने कुछ दिनों पहले क्वायुएक्स्यू को चिंतित कर दिया था। सौभाग्य से मई की एक लड़की। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे सामान उतारने की तरह जमीन पर धकेल दिया गया था। एक अन्य लड़की के साथ खींचते खींचते किस्मत वाली स्वर्गीय युवती अचानक प्रकट हुई। कमोबेश वह कूदने से डरती। एक फिल्म का शीर्षक, जिसका अर्थ है एक लड़की जो किसी के लिए किस्मत में थी। लेकिन क्या सोंग डू लिट थोड़ा ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं कर रही थी? ऐसा नहीं है कि वह मिल नहीं सकते। वह अभी भी जमीन पर बैठी है, अपने सामने सीधे खड़े सोंग डू लिट को देखते हुए। क्वावियत्तु को लगा कि वह उसे ऊपर खींचने के लिए सोंग डू लिट पर भरोसा नहीं कर सकती। वह केवल खुद ही बैठ सकती थी। उसने अपने हाथों की धूल झाड़ दी और अपने पैरों में ताकत जुटाई। यह बहुत ज्यादा दर्द नहीं था, लेकिन उसके पैरों में बिल्कुल भी ताकत क्यों नहीं थी। क्वावियत्तु ने दूसरी बार खड़े होने की कोशिश की। एक हाथ उसके सामने बढ़ा। तभी उसे उसकी याद आई। यह अजीब नहीं था। उसने सोंग डू लिट का हाथ पकड़ लिया, अपने दिल में प्रार्थना करते हुए कि उसका खड़ा होना निर्णायक और त्वरित होगा। भगवान का शुक्र है, उसका शरीर सीधा खड़ा था और वह नीचे गिरे हुए चश्मे को उठाने के लिए झुकी। अपना चश्मा लगाओ। उसे मई की लड़की के पास जाना चाहिए था, उसका अभिवादन करना चाहिए था और पिछले दिन लिफ्ट में हुई घटना के लिए माफी मांगनी चाहिए थी। कुछ कदम चलने के बाद उसे अचानक लगा, मई की लड़की सोंग डूलाई को खोजने आई थी, उसे खोजने नहीं। माफी मांगने के लिए क्वावियत्तु ने स्वीकार किया कि उसका वर्तमान मूड अच्छा नहीं था और खराब मूड में माफी मांगने का मतलब कुछ और होता है। अचानक वह अब और नहीं जाना चाहती थी। उसने अपना सिर नीचे किया और जल्दी से मई की लड़की के पास से चली गई। अपनी आंखों के कोने में उसने एक व्यक्ति को पेड़ के नीचे पीले चेहरे के साथ खड़े देखा। उसके हाथ में फूल थे। एक पल के लिए क्वावियत्तु ने चुपके से खुशी से सोचा, देखो, क्या वह बकवास सोच रही थी? छोटी लड़की उत्साह से फूल खरीदने गई और अपने दिल में बसे व्यक्ति के सामने के गेट पर पहुंची। अपने दिल में बसे व्यक्ति को सरप्राइज देना चाहती थी। नतीजा भयानक था। आश्चर्य और खुशिवियत्तु के माध्यम से उसने सोचा, क्या उसे हमेशा के लिए अपने कमरे में रहना चाहिए? मई की लड़की को संदेह से भरे पेट के साथ जाने देना चाहिए। दीवार के बाहर का दरवाजा एक स्लाइडिंग डोर था। दरवाजा खोलने के लिए उसे एक पासवर्ड डालना था। शायद मई की लड़की अब एक बाघ की तरह अपने शिकार को देख रही थी, उसकी पीठ को देख रही थी। यह बहुत अद्भुत था। उसने अपना हाथ उठाया, उसकी उंगलियां प्रत्येक नंबर पर फिसल गईं। प्रत्येक टिक टिक ध्वनि गूंजी। दरवाजा खुल गया। निश्चित रूप से उसके दिल को राख जैसा महसूस हुआ। उस महिला ने अपने दिल में बसे व्यक्ति के घर में प्रवेश करने के लिए एक पासवर्ड का उपयोग किया। अपनी पीठ सीधी करते हुए दरवाजे से अंदर रास्ते से कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए, सीढ़ियों पर चढ़ते हुए, 1 कदम, 2 कदम,
3 कदम। सैद्धांतिक रूप से सीढ़ियां खत्म करने के बाद वह दरवाजे तक पहुंच जाएगी, लेकिन इस समय उसके कदम रुक गए। फिर से वहां खड़े हो जाओ, घूमो और देखो। चारों ओर की दीवार से क्वाव्यक्तु ने कपड़े के जूते पहने हुए 4 पैरों को देखा। 2 जोड़ी पैर एक दूसरे के विपरीत खड़े थे, लगभग 2 कदम की दूरी पर। पुरुषों के जूते गहरे काउबॉय शैली के थे, महिलाओं के जूते हल्के काउबॉय शैली के थे। लोग एक दूसरे से मेल खाते थे, जूते एक दूसरे से मेल खाते थे। पीछे मुड़ो, ठीक उसी दरवाजे की ओर कदम बढ़ाओ। दरवाजा खोलो, अपने आप को बिस्तर पर जोर से पटक दो, दरवाजे की तरफ अपनी पीठ मोड़ो। खिड़की से बाहर खाली देखो, खिड़की से बाहर खाली देखने के बाद फिर छत को खाली देखो। छत को देखने के बाद पर्दे को देखो, पर्दे को देखो और फिर से गिनना शुरू करो। 1 रोटी का पेड़, 2 मकई के दाने, 3 सूरजमुखी, 97 बवंडर, 98 सफेद शार्क, गहरे समुद्र में 99 आत्माएं, 100। सांस लेने में कठिनाई हो रही थी, उसके सिर पर पसीना आ गया था। 100 सितारे, एक कोमल आवाज उसके कानों में गूंजी। वह कोल्लान सिन्ह की आवाज थी। क्वाव्यक्तु, कोई बवंडर नहीं, कोई ग्रेट व्हाइट शार्क, देयर इज नो सोल इन द डीप सी, ओनली स्टार्स, 1 स्टार, 2 स्टार्स। It was still Gulanshing's voice. Gulanshing. Gulanshing was truly the angel who saved Quo Vietu from hell. Wiping the sweat from her forehead, she closed her eyes. As soon as her eyes closed, the sound of the door opening rang out, the sound of light footsteps coming to the bed, softly calling out Quo Vietu. There was no response. After a while, the sound of the door closing rang out. The surroundings became quiet again. Quo Vietu, go to sleep quickly, someone softly said in her ear. Quo Vietu, go to sleep quickly. Have a good night's sleep. Everything had returned, arrogance, lies, willfulness, defense, selfishness had all slowly returned. When she opened her eyes, it was already dark. It seemed that her sleep was quite long. Turning on the light, it was almost 7:30. Changing into a comfortable set of clothes, combing her hair, while cleaning the room, Quo Vietu saw that auspicious flower earring, अभी भी वहीं रखा है जहां उसने आज सुबह लापरवाही से रखा था। 3 सेकंड से अधिक समय तक झुमके को घूरते हुए उसके दिमाग ने कल्पना करने की कोशिश की कि मैचा लड़की इसे पहनकर कैसी दिखेगी। मूल रूप से सॉन्ग डू लिट ने मैचा लड़की को झुमका देने की योजना बनाई थी। दुर्भाग्य से वह कल्पना नहीं कर सकती थी कि उस लड़की के कानों में लिसिंथस की बालियां कैसी दिखेंगी। लेकिन क्वाव्यक्तु का मानना था कि यह निश्चित रूप से बेहद उपयुक्त होगी। अपने दिल में बसे व्यक्ति की बालियां पहनकर मैचा लड़की दिन-ब-दिन बड़ी होती गई। उसका 18वां जन्मदिन, उसका 20वां जन्मदिन, एक और बसंत गया और पतझड़ आया। लड़की एक महिला में बड़ी हो गई थी। एक नजर में आंखों में धुंध छाई हुई, परिपक्व मैचा लड़की ने अपने बाल कटवा लिए थे, मोमबत्ती के पेड़ के नीचे खड़ी थी, हाथ में फूल पकड़े हुए। ऐसी एक कहावत थी, इसमें शामिल लोग नहीं जानते थे, लेकिन बाहरी लोग जानते थे। ऐसा लग रहा था कि उसकी प्यारी रसभरी अभी भी उस लड़की को नहीं भूल पाई थी जिसे वह बालियां देना चाहता था। मई की लड़की भी बुरी नहीं थी, क्वाव्यक्तु ने सोचा। बालियां वापस अपनी जेब में रखते हुए $100 का कंगन अभी भी उसके हाथ में था। उसने कंगन उतार दिया। कुछ गलतियां थीं, उन्हें एक बार करना ही काफी था। कुछ गलतियां थीं, उन्हें एक बार करने से टेंडन और हड्डियां खराब हो जाती थी। खिड़की से बाहर देखते हुए, सांस लेते हुए गहरी सांस ली। दरवाजा खोला। पूरा घर जगमगा रहा था,
डाइनिंग रूम से धीमी आवाज में बात करने वाले पुरुषों और महिलाओं की आवाज आ रही थी। ध्यान से सुन रही थी। आवाज कोमल और सामंजस्यपूर्ण थी। उसने अनजाने में हल्के से कदम बढ़ाए। डाइनिंग रूम के दरवाजे पर खड़े होकर खांसते हुए रात का खाना बना रहे दो लोगों ने एक साथ अपना सिर उठाया। सोंग डू ली से नजरें मिलाई, उसे भयंकर रूप से घूरा, फिर मई वाली लड़की को देखकर मुस्कुराई। लड़की एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर मुस्कुराई। जब मई वाली लड़की ने उसे देखकर मुस्कुराया, तो सोंग डू ली पहले ही उसके पास आ चुकी थी। कह रही थी, बहुत भूख लगी होगी। सिर हिलाया, हाँ, भूख लगी थी। आज रात का डिनर आखिरकार अब टमाटर पास्ता नहीं था। डाइनिंग टेबल पर रंग पहली नज़र में ही स्पष्ट था कि यह सोंग डू ली द्वारा नहीं बनाया गया था। बीजिंग सोया सॉस नूडल्स बिल्कुल असली लग रहे थे। सोया सॉस नूडल्स को सफ़ेद मूली टमाटर सूप के साथ खाया जाता था। ये ऐसे व्यंजन थे जो मूल बीजिंग वासियों को बहुत पसंद थे। ऐसा लग रहा था कि मई वाली लड़की बीजिंगर है। वह भी आधी बीजिंगर है। मई में लड़की की ओर उसकी मुस्कान थोड़ी उज्ज्वल हो गई। कॉव्यत तो मई में लड़की के सामने बैठ गई। जैसे ही वह बैठी, टोंग डू लिट उसके बाईं ओर बैठ गई। मैगल ने सोंग डू लिट की तरफ देखा और अपना सिर नीचे कर लिया। थोड़ी देर बाद उसने फिर से ऊपर देखा। रात का खाना खत्म करने के बाद मैगल के गाल अब लाल नहीं थे और उसने अनिच्छा से सोया सॉस नूडल्स खाना खत्म कर दिया। शायद उसकी हिम्मत बस इतनी ही थी, क्योंकि वह इस बात को लेकर उत्सुक थी कि उसके दिल में कौन व्यक्ति है। उसने लड़की को खींच लिया और ऐसी स्थिति में जहां वह स्थिति को स्पष्ट रूप से जानना चाहती थी, वह अपने दिल में उस व्यक्ति का पीछा करते हुए उसके घर में चली गई। उसने पूरे दिल से सोचा कि वह अपने दिल में बैठे व्यक्ति से स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा। उसने खुद को संभाला। उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसका दिल बेचैन था। उसने बड़ी मुश्किल से महिला के अपना चेहरा दिखाने का इंतजार किया। उसने शुरू में सोचा था कि उसके दिल में बैठा व्यक्ति उन दोनों का परिचय कराएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और इसके बजाय महिला के साथ बैठ गया। क्या यह किसी तरह का व्यवहारिक संकेत था? रात का खाना खत्म करने के बाद उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सोया सॉस नूडल्स का स्वाद कैसा होता है। उसे बस इतना पता था कि उसके दिल में जो व्यक्ति है, उसने पहले उस महिला के लिए पानी डाला, हालांकि उसने उसके लिए भी पानी डाला था। इस समय उसके पास ज्यादा हिम्मत नहीं बची थी। जो थोड़ा बहुत आत्मसम्मान बचा था, उसने सोया सॉस नूडल्स खत्म कर दिए। सोया सॉस नूडल्स खत्म करने के बाद वह खड़ी हो गई। वह अब वाकई जाना चाहती थी। अगर वह नहीं जाती, तो शायद रोती। 20 की उम्र वाली लड़की, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की उसकी क्षमता में अभी भी कमी थी। संवेदनशील और कमजोर। मई वाली लड़की खड़ी हो गई। क्वाव्यत ने उसे अलविदा कहने का मौका नहीं दिया। मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मई वाली लड़की ने उसे खाली भाव से देखा। उस दिन लिफ्ट में उसके भाव इतने लचीले थे, अब उसकी प्रतिक्रिया इतनी धीमी क्यों है? ऐसा लग रहा था कि उसका दिल उथल-पुथल में था। उस दिन लिफ्ट में जिसने तुम्हारे सिर पर बंदूक तानी थी, वह मैं ही थी। उसके लहजे में आत्मसंतुष्टि की झलक थी। तो वह तुम ही थी। क्वाव्यत उठ खड़ा हुआ, थोड़ा सा मैगल की तरफ झुका और गंभीरता से बोला, उस दिन लिफ्ट में जो कुछ हुआ, उसके लिए मुझे बहुत दुख है। एक पल बाद, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैगल ने अपना हाथ हिलाया। उसे इस असामान्य घटना से विकास की दूसरी दिशा समझ में आ गई। उसका चेहरा अब पहले जैसा पीला नहीं था। ठीक है, माफी मांगने के बाद अगला कदम खुद का परिचय देना था।
खुद का परिचय देने से पहले उसे अपने शब्दों को सावधानी से चुनना था। इससे पहले कि क्वा वियत तू खुद का परिचय देने का सबसे छोटा और सबसे सुविधाजनक तरीका सोच पाती, सोंग डू लिट ने उसे ठंडे स्वर में डांटा। क्वा वियत तू, क्या? उसने उसे घूर कर देखा। जाहिर है उसकी प्यारी रास्पबेरी को डर था कि वह चीजों को खराब कर देगी, ठीक उसी तरह जैसे उसने उसके और मैचा गल के बीच अच्छी चीजों को बर्बाद कर दिया था। उसकी प्यारी रास्पबेरी को डर था कि वह अचानक कुछ ऐसा कह देगी, ओह, मैं उसके साथ रह रही हूँ। नहीं, वह ऐसा नहीं करेगी। क्वा वियत तू ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात नहीं करेगी। टोंग डू ली की अभिव्यक्ति गंभीर थी, उसकी आंखें चेतावनी से भरी हुई थी, लाल रंग का उच्चतम स्तर। क्या उसने सोचा कि चेतावनी सिर्फ एक नज़र थी? नहीं, इस समय उसके हाथ में दर्द के कारण क्वा वियत तू के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसकी हथेलियां पसीने से तर थी, उसका पेट अकड़ रहा था। सौभाग्य से मेजपोश ने एक हाथ को ढक रखा था जो दूसरे हाथ को कसकर पकड़ रहा था। उसने अपना सिर झुकाया और मई में लड़की को देखा। उसने कहा, मैं क्वा वियत तू हूँ। उस समय वह जिस भाषा का उपयोग कर रही थी वह चीनी थी। उसके प्रोफाइल में लिखा था कि चीनी उसकी मातृभाषा है। यह दर्दनाक था, नरक जैसा दर्दनाक। उसकी पकड़ की ताकत बढ़ गई और उसे संदेह था कि अगर उसने फिर से अपना मुंह खोला तो उसकी हड्डियां उस बल से राख में बदल जाएंगी। स्वर्ग और पृथ्वी गवाही दे सकते थे, वह भी अभी अंदर से पीड़ा महसूस कर रही थी। उसने मई में लड़की को देखा। उसने धीरे से अपना मुंह खोला। मैं क्वा वियत तू हूँ। सोंग डू ली की चचेरी बहन जिया झू और जिया यान बहनें थीं और क्वा वियत तू जिया झू की संतान थी। सोंग डू ली जिया यान की बेटी है। चीनी परंपरा के अनुसार वह और सोंग डू ली चचेरे भाई बहन हैं। वह जियाजी झांग को दादा कहती है। सोंग डू ली भी जियाजी झांग को दादा कहती है। उसके दादा हमेशा उसके कान में कहते हैं, डोंग डोंग। अगर वह एली जितना समझदार हो सकता है, नहीं, उसकी समझ का 1% भी, तो दादा संतुष्ट हो जाएगा। पहले इस वाक्य को बार बार दोहराने से वह बहुत परेशान हो जाती थी। वह सोंग डू ली को परेशान करने जाती थी। अब वह जिस तरह से सोंग डू ली को परेशान करती है, उसे देखकर लगता है कि शायद उसे अलग माना जाएगा। लेकिन अब क्या? दादाजी, क्या डोंग डोंग अब समझ गया? देखो, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे एलाई को घुटन महसूस हो। उसका हाथ पकड़े हुए हाथ ने उसे छोड़ दिया। क्वा वियत तू ने राहत की सांस ली। अभी दर्द इतना ज्यादा था कि वह रोना चाहती थी। वह मुस्कुराई और मई में लड़की को देखा। उसका आत्मपरिचय एक जादुई अमृत की तरह था। 1 सेकंड पहले उसका चेहरा अभी भी पीला था, लेकिन अब यह जल्दी से लाल हो गया, इतना लाल कि दूसरे उसे चुटकी बजाना चाहें। उसकी आंखें, जो मूल रूप से मृत्यु ऊर्जा से भरी हुई थी, अचानक जीवन से भर गईं। उसकी भौहों के सिरे चमकीले और जगमगा रहे थे। उसकी आवाज और भी तीखी हो गई, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप शायद मेरा अंग्रेजी नाम जानते हो, लेकिन आप निश्चित रूप से मेरा चीनी नाम नहीं जानते। उसने अपना हाथ बढ़ाया। सुंदर आंखें और सुंदर आवाज। मेरा चीनी नाम ट्रुओंग थुआन तिन्ह है। महल में ट्रुओंग, पवित्रता में थुआन, स्नेह में तिन्हा, ट्रुओंग थुआन तिन्हा। यह चेहरा इस नाम के लिए बहुत उपयुक्त है। एक मैचा लड़की को दिया गया यह नाम भी बहुत उपयुक्त है। वियत तू ने सोचा, हवा में रुक गए हाथ को देखते हुए। हाथ के मालिक ने उसे देखकर पलकें झपकाईं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि भौहों के बीच चापलूसी भरी हुई थी, उसके दिल में रहने वाले व्यक्ति के चचेरे भाई के सामने। लेकिन उसने अभी क्या किया?
इस मानसिकता का उपयोग करके उसके सामने वाले व्यक्ति पर संदेह करना, यह वास्तव में नहीं होना चाहिए। चापलूसी में थोड़ा दोषी भाव भी था। दिल में उसने आह भरी और धीरे से हाथ बढ़ाया। यूएक्सयू के माध्यम से वह झांग चुनकिंग का हाथ मिलाने में विफल रही, क्योंकि सोंग डू लिट उसका हाथ पकड़ने में तेज था। उसकी गोरी, पतली उंगलियां, उसका हाथ भी सफेद, नाजुक था। व्यक्ति उपयुक्त था, जूते उपयुक्त थे, हाथ भी बहुत उपयुक्त थे। झांग चुनकिंग चली गई। झांग चुनकिंग के जाने से पहले उसने अपनी छोटी सी बुद्धिमत्ता दिखाने के लिए सोंग डू लिट के कार की चाबी लेने जाने का अवसर लिया। मुझे लगता है तुम और सोंग डू भाई सोंग का बचपन से ही बहुत अच्छा रिश्ता रहा है, इसलिए तुम दोनों के मिलने के तरीके कभी-कभी बहुत अलग-अलग होंगे। मुझे लगता है उस समय यह मेरे सिर पर तान दी गई नकली बंदूक होगी। देखो, भावनाओं को तुरंत खींच रहा है। तुमने सही अनुमान लगाया, वह मुस्कुराई। तुम बहुत खूबसूरती से मुस्कुराते हो। उसका लहजा बहुत कुछ ऐसा था। केवल जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम सुंदर हो। तुम्हारे बाल भी सुंदर हैं। कुछ सोचते हुए उसने कहा, बेशक, चेहरा भी सुंदर है। जब उसके चेहरे की प्रशंसा करते हुए उसकी आंखें उसकी छाती पर रुक गईं, तो उसने अपना मुंह हाँफने के लिए खोला। अंत में उसने कुछ भी नहीं कहा। शायद वह अपने चचेरे भाई के फिगर की प्रशंसा करना चाहता था, लेकिन खुद के बारे में सोचा। अंत में वह एक निश्चित स्तर पर शिज़ोफ्रेनिक रोगी को निगल गया। ईटी ने थोड़ी देर के लिए ड्राइव को ध्यान से गाने के रूप में ठंडा किया और एलिवेटर इंसिडेंट के रूप में एलिवेटर इंसिडेंट से यह बताना कि ठीक है, इसे एक बार फिर से उनके द्वारा मजाक किया जा रहा है। उसका चेहरा ऐशेन था और वह उठ गया। सोंग डू लिट को यात्री द्वार खोलते हुए देखकर झांग चुनकिंग मुस्कुराई, नीचे झुकी। कुछ याद आया। एक वाक्य कहा, यदि आप खरीदारी करने के लिए किसी को ढूंढना चाहते हैं, तो आप सोंग डू लिट से मेरा फोन नंबर पा सकते हैं। इस बार यह श्री सोंग नहीं है। ठीक है, अलविदा। उसने उसे हाथ हिलाया। अलविदा, मुस्कुराई। उसने अपना हाथ भी हिलाया। पलक झपकते ही कार प्लेन से गायब हो गई। धीरे से मुड़ी, धीरे से वापस चली गई। चलते हुए सोच रही थी, उसे अपना सामान पैक करने के लिए अपने कमरे में वापस जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। वैसे भी यह कुछ ऐसा है जो वह अक्सर करती है। लेकिन उसका पासपोर्ट, आईडी कार्ड और वर्क कार्ड सब उसके हाथ में नहीं थे। वह कहाँ भाग सकती थी? इसके अलावा आप यहाँ कार नहीं बुला सकते। कमरे में वापस आकर काव्यत्तु को अभी भी कोई सुराग नहीं सूझा। यह बहुत कष्टप्रद था। उसके लिए एक अच्छा इंसान बनना इतना कठिन क्यों था? उसका चेहरा कंबल में गहराई से दबा हुआ था। चारों ओर शांति थी। बहाने बनाना बंद करो, तुम कायर हो। अचानक एक आवाज आई। वह कौन था? अपनी आंखें खोलते हुए 12 वर्षीय काव्यत्तु छत्र के पेड़ के नीचे खड़ी थी। वहां तकिया फेंकते हुए, चले जाओ, काव्यत्तु बड़ी हो गई है, बड़ी हो गई है। 12 साल की नहीं, 16 साल की नहीं, 26 साल की। 12 वर्षीय काव्यत्तु अभी भी छत्र के पेड़ के नीचे खड़ी थी, उसे घूर रही थी, अपने शरीर को एक कंबल के नीचे छिपाए हुए। उसके हाथ का दर्द कभी खत्म नहीं होता था। उसके दिल उसके आंतरिक अंगों तक फैल जाता था, जैसे किसी का पेट फट गया हो। क्या वह दर्द से मर जाएगी? उसके विचार अस्तव्यस्त हो गए। शायद अगर वह सो जाए तो दर्द दूर हो जाएगा। दुनिया अंधेरे में डूब गई। उसकी पलकें खुलीं और उसके विचार वापस आ गए। रोशनी का एकमात्र स्रोत बालकनी पर चमकीला लाल रंग था, जिससे उसकी आंखें दर्द कर रही थी। अध्याय 62। मृत यादें। बिल्ली ने कैनरी को खा लिया। आधी रात को काव्यत्तु जाग गई।
बालकनी से एक लाल रोशनी आई। यह कमरे में एकमात्र प्रकाश स्रोत था। बस इसे देखने से उसकी आंखें दुखने लगी। बिना ज्यादा सोचे क्वावियत्तु बिस्तर से उठी और बालकनी का दरवाजा खोला। यह पता लगाने पर कि कोई उसकी बालकनी पर खड़ा था। उसका कमरा बंद था। वह उसकी बालकनी में कैसे पहुंच गया? फिर से सोचते हुए सॉन्ग डू लिट भी आसानी से उसकी बालकनी में जाना चाहता था। उसके कमरे में भी एक बालकनी थी। वह धूम्रपान करने के लिए उसकी बालकनी में क्यों भागा? इसके अलावा धूम्रपान आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। उसके हाथों ने उसके विचारों से तेज काम किया। उसने उसकी सिगरेट छीन ली। वह आसानी से पलट गया। उसका शरीर बालकनी पर उठा हुआ था। उसकी कमर एक उल्टे वी आकार में घूम गई थी और बालकनी से दब गई थी। उसके पैर जमीन से ऊपर थे। उसका आधा शरीर बाहर लटक रहा था। हवा में लहराते बालों के धागों ने उसे बताया कि जब तक सॉन्ग डू लिट थोड़ा सा इस्तेमाल करता है, थोड़ा बल लगाने पर वह उस साल अपनी माँ जैसी हो जाएगी। यह तीसरी मंजिल है। मौत पक्की नहीं है, लेकिन शायद पैर या हाथ टूट जाए। मौत के बारे में क्वावियत्तु को अभी भी थोड़ा डर है। दोनों हाथ बालकनी की रेलिंग को कसकर पकड़ते हैं। वह अधिक बल का उपयोग करता है। उसके पैर की उंगलियां हवा में उठ जाती हैं। उसकी आंखें देखती हैं कि वह नीचे कूदने के लिए गोता लगाने की चाल का उपयोग करना चाहती है। उसके हाथ कांपते हैं और बालकनी की रेलिंग को छोड़ देते हैं। जीवित रहने की प्रवृत्ति का पालन करते हुए उसके हाथ हवा में फड़फड़ाते हैं, निराशा में कुछ पकड़ने की कोशिश करते हैं। आखिरी क्षण में टॉम डू लिट का पैर उसके पैर को रोकता है। उसका शरीर बालकनी की रेलिंग पर स्थिर रहता है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं पकड़ पाते हैं। केवल उसके बाल नीचे लटकते हैं। उसके गले को विरोध करने में कठिनाई होती है। टॉम डू लिट टॉम डू लिट की ओर पीछे देखते हुए उसका शरीर उसकी ओर झुकता है, अवलोकन की स्थिति बनाता है। आवाज क्वावियत्तु कर्कश लगती है। इस समय क्वावियत्तु को मारने के टॉम डू के दृढ़ संकल्प पर कभी संदेह न करे। लिट, क्या तुम मजाक कर रहे हो? वियत्तु के माध्यम से क्या मजाक मजेदार है? आंसू बगल की ओर बह रहे थे। रात की हवा उन्हें धीरे से उसकी आंखों के कोनों से दूर उड़ा रही थी। क्या उसका चेहरा बुरा नहीं है? उसके बाल काफी अच्छे हैं। क्या उसके स्तन थोड़े बड़े नहीं हैं? उसकी आंखों के कोनों से फिर से आंसू बह निकले। उसकी आंखों के कोनों से आंसू हवा से बह गए, लेकिन वह तरल क्या था जो उसकी नाक की नोक पर गिर गया? अपने हाथों को बढ़ाते हुए क्या वह उसके गालों को छूना चाहती थी? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मेरी माँ के जन्मदिन पर 3 साल तक मैंने स्कूल और काम में बहुत व्यस्त होने का बहाना बनाया और लोगों को केवल उपहार भेजने दिया। लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कब शुरू हुआ। मैं केवल हमारे दादा को बूढ़ा आदमी कहना चाहता था। अपनी माँ को देखने से इनकार कर दिया। अपने दादा को बूढ़ा आदमी कहा। ये 2 चीजें जिन्हें मैं हमेशा स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता था, वे आपकी वजह से थे। क्वावियत्तु इतना घृणित है, ऐसा कैसे हो सकता है? यू शियाओं के माध्यम से आपको पता होना चाहिए कि आप मानसिक बीमारी को बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। क्या छुआ जा सकता है और क्या नहीं? नियम बहुत स्पष्ट हैं और बाधाओं की एक पूरी व्यवस्था भी है, लेकिन फिर भी हर दिन मैं अपनी चचेरी बहन को चूमना और छूना चाहता हूँ। दूसरा तरल हवा से सीधे नीचे गिरा, इस बार उसके मुंह के कोने पर उतरा। पेट में दर्द महसूस हो रहा था। दर्द इतना भयानक था। दर्द में रहते हुए चीन में एक पारंपरिक वार्षिक बैठक का दिन होता है। दादाजी ने अपने सहायक से लाल लिफाफा प्राप्त किया। डोंग डोंग को शांति का एक लाल लिफाफा दिया और एलाई को एक दिया। धन्यवाद दादाजी। उसकी आवाज स्पष्ट थी, जबकि उसकी आवाज थोड़ी गहरी थी। शायद ही कभी खाली समय होता है
दादाजी ने उसका बायां हाथ और अपना दायां हाथ पकड़ा जब चाइनाटाउन में वह गलती से अपने दोस्तों से मिले, फिर गर्मजोशी से परिचय कराया। यह उनका पोता है और मेरी सबसे बड़ी पोती। अगर वह किसी विदेशी से मिलती तो वे प्रशंसा में कहते, भगवान का शुक्र है, वे बहुत सुंदर हैं। लेकिन अगर वे किसी ओरिएंटल व्यक्ति से मिलते तो वे कहते, आप बड़ी बहन होंगी और यह लड़का छोटा भाई होगा। समय बहुत तेजी से बीत गया। पलक झपकते ही बूढ़े आदमी के हाथ में पकड़ा हुआ छोटा लड़का पहले से ही लड़की से एक सिर लंबा हो गया था। पहले यह बस थोड़ा लंबा था, अब यह बहुत लंबा हो गया था। क्वाव्यत्तु, वह उसके करीब गया। कल सुबह सुबह आपने रसोई में मलबे के छोटे छोटे टुकड़े गिरते हुए देखे होंगे। मुझे विश्वास है कि आपने वास्तव में उम्मीद की होगी कि यह रात में छोटे जानवरों का व्यवहार होगा, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं था। रसोई में गिरने वाले मलबे के टुकड़े आपकी उत्कृष्ट कृतियां थीं। उस समय हमारे पास अपने कपड़े उतारने का भी समय नहीं था। और कल रात के लिए, क्या मुझे आपको यह बताने की जरूरत है कि हमने कितने कपड़े इस्तेमाल किए? हम्मा वियत्तु के माध्यम से, क्या मजाक मजेदार है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? सिर हिलाते हुए उसने अपना सिर जोर से हिलाया। सोंग डू लिट, इस कमीने को उसे मारना ही था। वह क्या बकवास कर रहा था? विवरण, समय, स्थान, नहीं, 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 चुप हो जाओ। सोंग डू लिट, मेरे लिए चुप हो जाओ। उसने बहुत संघर्ष किया। उसकी आंखों के कोनों से आंसू बहते रहे। उसने अपना सिर जोर से हिलाया। जब वह और संघर्ष नहीं कर सकी तो उसने जोर से गाली दी, कमीने, तुम बस अब जाने दो। क्वाविएट टू जैसे घृणित व्यक्ति को उसकी माँ को खोजने और फिर से मिलाने दो। डांटना पर्याप्त नहीं था, उसे अपने पैर फैलाने पड़े और उसे लात मारनी पड़ी। ताकत इतनी मजबूत थी कि यह डरावना था। उसका एक पैर वास्तव में उससे बचने में कामयाब रहा, लेकिन इस हरकत के बाद उसका शरीर नीचे गिर गया। एक सेकंड बाद उसका शरीर लगभग नीचे गिरने वाला था जब उसे उठाया गया। ठीक उसी साल की तरह उसने उसे पानी से बाहर निकाला जब उसे लगा कि वह मौत को छूने वाली है। उसकी मुट्ठियां उस पर बरस पड़ी। क्या उसने सोचा था कि वह उसे मारने देगा? लेट मत जाना। सपने में वह और भी अधिक क्रूर हो गया। उसने उसका कॉलर खींचा, उसे रेलिंग से दूर खींचने की कोशिश की, उस हाथ को पकड़ लिया जो उसे मुक्का मार रहा था, और तुरंत उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बांध दिए। इस कमीने ने लगभग अपना कंधा उखड़वा लिया। उसके हाथ हिल नहीं पा रहे थे। उसने अपने पैर अंदर धकेले। इस हरकत ने उसे और भी ज्यादा मिस किया। उसका पिछला पैर उसकी जांघों के बीच घुस गया। उसने उसके कमरे की बालकनी का दरवाजा खोला। धिक्कार है, उसने उसके कमरे की बालकनी का दरवाजा क्यों खोला? बालकनी का दरवाजा खोलते हुए उसने उसके शरीर को दीवार से जोर से दबाया। अंधेरी रात में उसकी कर्कश आवाज और भी भयावह थी। गुस्सा और उलझन। चेहरा खराब तो नहीं है, बाल भी देखने में अच्छे लग रहे हैं, स्तन थोड़े बड़े तो नहीं हैं। बालकनी का दरवाजा बंद करते हुए दांत और होंठ उलझे हुए, आधी जागी और आधी सोई हुई क्वाव्यत्तु बहुत ही छोटी सी आवाज से जाग गई। उसकी पलकें कांप उठीं। उसने आंखें खोलीं। भोर की धुंधली रोशनी में दीवार और छत का कोमल रंग था। उसका चेहरा दरवाजे की तरफ था। जब वह सोती थी तो उसे दरवाजे की तरफ मुंह करना पसंद नहीं था। पलटी। ऐसे ही अचानक चौंक गई। उसकी तरफ देख रही आंखें, वह चौंक गई। सोंग डू लिट उसके साथ बिस्तर पर कैसे लेटी हो सकती है? वह सपना देख रही होगी। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। गर्म सांसें उसके चेहरे पर धीरे धीरे चल रही थी, साथ ही छोटी छोटी टूटी फूटी आवाजें भी। वह अपनी आंखें कसकर बंद करती रही, अपनी आंखें कसकर बंद करती रही। हालांकि
उसकी पलकें अवज्ञाकारी ढंग से काँप रही थी। उसने अपने होठों को कसकर काटा, खुद को कोई आवाज न करने के लिए मजबूर किया। वह अब सपना देख रही थी। हाँ, वह अब सपना देख रही थी। सपने में वह बहुत दुष्ट था, बहुत ज्यादा दुष्ट। उसे कोई जगह नहीं दे रहा था। क्या तुम्हें यह पसंद है? उसने फुसफुसा कर उससे पूछा। उसने अपने होंठ काट लिए। क्या यह ऐसे ही पसंद है? हुआ? उसकी आवाज धीमी और गहरी हो गई। वह मेहनती था और अब उसके पास विरोध करने की ताकत नहीं थी। वियत्तु के जरिए एक कोमल पुकार। जवाब देना ही होगा। लेकिन जवाब नहीं दे सकती, बिल्कुल नहीं दे सकती। उसने अपने सपने में खुद को याद दिलाया, लेकिन उन कसे हुए होठों ने फिर भी कहा, क्या तुम्हें यह पसंद है? उसकी आवाज कोमल थी। मुझे जवाब दो, जैसे मैंने उसे कल रात जवाब दिया था। कल रात, अंधेरी और अस्पष्ट रात में, बालकनी का दरवाजा जोर से हिला। हाथों ने उसके कंधों को कसकर पकड़ रखा था। वे दो बच्चों की तरह चर्चा कर रहे थे। क्वाव्यत्तु, क्या तुम्हें पसंद है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूं? पसंद है। क्वाव्यत्तु, क्या तुम्हें पसंद है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूं? पसंद है। तुम कमीने। चचेरे भाई, क्या तुम्हें पसंद है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूं? मैंने कहा कि मुझे यह पसंद है, कमीने। चचेरे भाई, क्या तुम्हें पसंद है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूं? पसंद है। पसंद है, शब्द उसके मुंह से निकला। अब उसे नहीं पता था कि क्या सच था और क्या सपना। उसने अपनी आंखें खोलीं। भोर की धुंधली रोशनी में उसकी आंखें उदास थीं। काँप रहा था। काँप रहा था। यह कोई सपना नहीं होना चाहिए, है न? उसने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों को खुद से दूर न जाने दिया, उसका हाथ खींच लिया। उसके शरीर को ढके हुए कंबल को धीरे धीरे नीचे खिसकाया। उसका शरीर साफ दिखाई दे रहा था। उसके सामने खड़े होकर कहा, सुप्रभात। चचेरे भाई, ठंडी आंखें उसे देख रही थी, लेकिन आवाज बहुत कोमल थी। धीरे धीरे उन आंखों पर एक मंद रोशनी छा गई। उस मंद रोशनी में वह उसे घूर रही थी। तुम देखो, यह सिर्फ तुम ही नहीं हो जो बुरे काम कर रहे हो, वह भी बुरे काम करना जानता है। उसे घूर रही थी। इस दुनिया में अच्छे भाग्य भी हैं और बुरे भाग्य भी। क्वाव्यत्तु और टोंग डू लिट बुरे भाग्य हैं। यह बुरा भाग्य कब शुरू हुआ? क्या वह तूफानी और गड़गड़ाती रात थी? उस तूफानी और गर्जने वाली रात, छोटी लड़की एक बुरे सपने से जाग गई। वह अपनी प्यारी छोटी चाची से आराम चाहती थी। वह अपनी छोटी चाची को अपनी चाची के कमरे में नहीं पा सकी, लेकिन अपनी छोटी चाची को अपने पिता के कमरे में पाया। दरवाजे की एक चौथाई दरार से प्रकाश अंदर घुस आया। वह दरवाजे के बाहर खड़ी रही और कुछ देर तक देखती रही। खिड़की के बाहर गड़गड़ाहट और बिजली की आवाज बारिश की आवाज लेकर आई। उसकी लंबी नाइटगाउन का हेम जमीन पर घसीटा, बिना किसी आवाज के। छोटी लड़की दूसरे कमरे के दरवाजे पर आ गई। कमरे के अंदर उसकी छोटी चाची का अनमोल दिल, ग्रीनलैंड का सुंदर लड़का था। दरवाजे के बाहर खड़ी, उसका दिल बेहद शांत था। शांति से उस कमरे का दरवाजा खोला। क्या यह उस रात से शुरू हुआ? क्वाव्यत्तु को यकीन नहीं था, या शायद यह पहले की बात थी। ग्रीनलैंड की बच्ची के बारे में, जो 12 साल की उम्र में उसकी तरह थी, उस साल अपनी माँ के जन्मदिन पर सफेद पोशाक पहने हुए, चाहे वह उसे कैसे भी देखे, वह उपयुक्त नहीं थी, जब तक कि उस पक्षी की बीट नहीं गिर गई। क्वाव्यत्तु की बेहतरीन पोशाक को बर्बाद करने वाली चीज पक्षी की बीट थी। उस तूफानी रात से ही कब्जा करने और नष्ट करने की इच्छा पनप रही थी। मृत यादें। बिल्लियां कैनरी खाती हैं,
केप टाउन के दक्षिण में जॉर्ज नाम का एक शहर है। क्वावियत्तु की नज़र में जॉर्ज एक परीकथा का साम्राज्य है। जिया झू और जिया यान जॉर्ज की दो सबसे खूबसूरत लड़कियां हैं। क्वा होंग जुआन जॉर्ज का राजा है। सोंग डूली जॉर्ज का सबसे सुंदर लड़का है। ये वो नाम है जो क्वावियत्तु ने अपने 4 सबसे करीबी लोगों को दिए थे। और क्वावियत्तु के सबसे करीबी लोग 4 लोग हैं: माँ, पिता, छोटी चाची और सोंग डूली। सोंग डूली के 2 नाम हैं: जॉर्ज का सबसे सुंदर लड़का, उसकी प्यारी रास्पबेरी। सोंग डूली के यहाँ आने से पहले क्वावियत्तु ने ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ा था। साल भर बर्फ और बर्फ से ढका रहने वाला यह छोटा सा द्वीप वह जगह थी जहाँ वह हमेशा जाना चाहती थी। एक दिन जिया यान नाम की एक महिला ग्रीनलैंड में पैदा हुए अपने बच्चे को उसके पास लेकर आई, जिससे वह बहुत खुश हुई। ग्रीनलैंड से आए बच्चे का रूप बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था, तो विशुद्ध रूप से सुंदर। इसलिए इस बच्चे की रक्षा का कार्य उस पर पड़ा। जॉर्ज टाउन के लोग सभी शराबी और नशेड़ी थे। ग्रीनलैंड के बच्चे का नाम सोंग डूली था। उसके पिता एक जलवायु विशेषज्ञ थे। एक सुबह पिता ने नींद में सो रहे बच्चे को होठों पर चुमा और कहा कि आज वह निश्चित रूप से उसके लिए समुद्री शंख लाएंगे। हालांकि ग्रीनलैंड समुद्र से घिरा हुआ था, लेकिन बर्फ की तरह साफ समुद्री शंख दुर्लभ थे। शाम तक पिता अभी भी वापस नहीं आए। एक हफ्ते बाद गश्ती दल ने लड़के को एक चश्मा दिया। चश्मा एक हिमखंड पर उठाया गया था। आधे साल बाद बच्चा अपनी माँ के साथ ग्रीनलैंड छोड़ गया। आधे साल के दौरान जब उसके पिता चले गए, तो माँ ने पाया कि बच्चा जो मूल रूप से शांत था, वह बात करने के लिए और भी अधिक उदासीन हो गया था। उस वर्ष जब उन्होंने ग्रीनलैंड छोड़ा, तो बच्चा केवल 4 साल का था। माँ अपने बच्चे को अफ्रीका के इंद्रधनुष के रूप में जाने जाने वाले देश में ले गई, दक्षिण अफ्रीका। फी विला की महिला मालिक करीबी दोस्त थे। बच्चे का नेतृत्व उसकी माँ ने पुरुष मालिक के पास किया था। वह चाचा है। पुरुष स्वामी उसे चाचा कहता है, बेशक महिला स्वामी उसे चाची कहती है। इसके बाद युवा स्वामी की बारी आती है। दोनों बच्चे एक साथ खड़े होते हैं। जागीर के युवा स्वामी का सिर थोड़ा ऊपर होता है। कुछ देर सोचने के बाद, एलिट, मुझे बहन कहो, बच्चे की माँ ने कहा। बच्चे ने युवा मालिक के जूतों को देखा। उस दिन जागीर के युवा मालिक ने बैले के जूतों की एक जोड़ी पहनी थी। युवा मालिक को बैले नृत्य करना नहीं आता था, लेकिन उसे लगा कि बैले के जूते सुंदर हैं, इसलिए उसने गृहस्वामी से उसे डिपार्टमेंट स्टोर पर ले जाने के लिए कहा। जब युवा मालिक ने बैले के जूते पहने, तो वह उन्हें उतारना नहीं चाहती थी। स्टोर से लौटने के कुछ समय बाद वह ग्रीनलैंड के किसी व्यक्ति से टकरा गई। बच्चे की माँ सुंदर थी, बच्चा उससे भी अधिक सुंदर था। उसका रूप पूरी तरह से युवा मालिक की कल्पना से मेल खाता था। युवा मालिक का मूड बहुत अच्छा था। जब वह अच्छे मूड में होता था, तो उसका दिल भी बहुत कोमल हो जाता था। कोई जरूरत नहीं, बस मुझे क्वावियत्तु कहो, बहुत ही विनम्रता से बच्चे से कहा। बच्चे की माँ ने कुछ नहीं कहा। बस मुझे क्वावियत्तु कहो, जागीर की महिला ने कहा। पहली बार जब वे मिले, तो छोटी लड़की ने बैले जूते पहने हुए थे, जबकि लड़के ने 5 पंजे बाहर निकले हुए सैंडल पहने हुए थे। वह जागीर की छोटी महिला थी, क्वावियत्तु, और वह ग्रीनलैंड का बच्चा था, सोंग डूली। वह 8 साल की थी और वह 4 साल का था। आधे महीने बाद यह एक और सूर्यास्त था। गृहस्वामी क्वावियत्तु को फूलों के बगीचे में ले गया। फूलों के बगीचे में उसकी माँ, ग्रीनलैंड के 2 लोग और परिवार का दर्जी था। अपनी माँ के इशारे पर क्वावियत्तु ने दर्जी द्वारा लाए गए कपड़े पहने
ग्रीनलैंड के बच्चे के पास भी नए कपड़े थे, रंग और कपड़ा उसके जैसे ही थे। इसके अलावा यहाँ अंतर यह था कि उसकी एक छोटी चांदी की पंखे की थैली के साथ एक केक के आकार की पोशाक थी और उसका धनुष के साथ शॉर्ट्स था। माँ ने कहा, यह एक यादगार क्षण था। उसने चित्रफलक उठाया, उसे और ग्रीनलैंड के बच्चे को फूलों के बगीचे के एक तरफ खड़े होने के लिए कहा। माँ एक चित्रकार थी। शुरुआती वसंत में फूलों की खुशबू वास्तव में सुखद थी। प्रत्येक फूल परत दर परत खिल रहा था और फूलों की जाली से तितलियां भी गुजर रही थी। आधे घंटे बाद माँ ने अपनी पेंटिंग पूरी कर ली। क्वाव्यत्तु ने पास खड़े होकर देखा। बड़ी सी फूल वाली झाड़ी के नीचे लड़का और लड़की दोनों चांदनी रंग के कपड़े पहने हुए थे, कंधे से कंधा मिलाकर। लेकिन पेंटिंग में शुरू से आखिर तक लड़के की आंखें दूर क्षितिज की ओर देख रही थी, लेकिन छोटी लड़की की आंखें हमेशा शुरू से आखिर तक छोटे लड़के को ही देखती रहती थी। माँ बहुत मतलबी है। वह बस थोड़ी ऊब गई थी, इसलिए उसने टोंग डू लिट को देखा। वह हर समय उसे नहीं देखती थी, बल्कि हर मिनट में सिर्फ एक बार उसे देखती थी। उसकी नज़र में टोंग डू लिट बगीचे के फूलों से भी ज्यादा सुंदर था। अध्याय 63 मृत स्मृतियाँ। बिल्लियाँ कैनरी खाती हैं। 2 माँ वाकई बहुत दुष्ट है। वह भी ऊब गई थी, इसलिए उसने सोंग डू लिट को देखा। उसने उसे लंबे समय तक नहीं देखा, हर मिनट में एक बार ही देखा। उसकी नज़र में सोंग डू लिट बगीचे के फूलों से भी ज्यादा सुंदर था। उसके विरोध को अनदेखा करते हुए उसकी माँ ने उसका नाम पुकारा, क्वाव्यत्तु। माँ ने शायद ही कभी उसका नाम पुकारा हो, माँ ने शायद ही कभी उस पर ध्यान दिया हो। अपनी माँ के सामने ईमानदारी से खड़ी होकर माँ ने कहा, क्वाव्यत्तु, माँ तुम्हारे साथ एक रहस्य साझा करना चाहती है। माँ उसके साथ एक रहस्य साझा करना चाहती है। क्वाव्यत्तु अपने दिल में बहुत खुश थी। अब से जब कोई नहीं होगा तो वह तुम्हारी छोटी चाची होगी, माँ ने कहा। अपनी माँ की ओर इशारा करते हुए क्वाव्यत्तु ने ग्रीनलैंड की महिला को देखा। ग्रीनलैंड की महिला ने उसे देखकर मुस्कुराया। उसकी मुस्कान कुछ हद तक उसकी माँ से मिलती जुलती थी, शायद इसलिए कि वह कुछ हद तक अपनी माँ से मिलती जुलती थी। वह अपने दिल में उससे नफरत नहीं कर सकती थी। ठीक है, कोई बात नहीं। अपनी माँ की निगाहों के नीचे उसने सिर हिलाया। हालांकि उसे इस तरह के संबोधन का मतलब समझ में नहीं आया। छोटी चाची, यह क्या है? बाद में क्वाव्यत्तु को थोड़ा बहुत समझ में आया। उसकी माँ और ग्रीनलैंड की महिला सौतेली बहनें थीं, लेकिन जब कोई आसपास नहीं था तो उसे अपनी छोटी चाची क्यों बुलानी पड़ी, वह नहीं जानती थी। ग्रीनलैंड की महिला उसकी छोटी चाची बन गई और ग्रीनलैंड का लड़का बन गया, इलिट। वह तुम्हारा चचेरा भाई है। उस दिन बगीचे में ग्रीनलैंड की महिला ने अपने बेटे से कहा। चचेरा भाई, यह बहुत अजीब लग रहा था। शायद ग्रीनलैंड के लड़के को भी लगा हो कि उसकी चचेरी बहन को बुलाना बहुत अजीब है, इसलिए उसने उसे चचेरी बहन कहने की जहमत नहीं उठाई। वह बच्ची हमेशा बहुत शांत रहती थी। कभी कभी महीने में 1-2 बार उसकी बातें सुनना मुश्किल होता था। एक साल क्वाव्यत्तु ने कुछ घास के पौधे उठाए। वे दयनीय रूप से उसके पैरों के पास पड़े थे। वह घास के पौधों को बगीचे के पीछे ले आई, उन्हें अच्छी मिट्टी में गाड़ दिया, उन्हें पानी दिया और हर दूसरे दिन उन्हें पानी दिया। कुछ महीने बाद घास के पौधे बहुत अच्छे से उग आए। कुछ महीने बाद क्वाव्यत्तु ने पाया कि उनमें भी फल थे, लाल रंग के, अंगूठे के बराबर बड़े, सूरज की रोशनी में बहुत सुंदर। एक को तोड़कर मुंह में डाला। पहले तो स्वाद थोड़ा खट्टा लगा, कुछ बार चबाने पर वह नरम हो गया,
मीठा था, बाद में स्वाद भी बहुत समृद्ध था। उसने पहले जो फल खाए थे उनकी तुलना में यह बहुत दिलचस्प था। यह एहसास कुछ हद तक ग्रीनलैंड के छोटे लड़के जैसा था। हाल ही में क्वावियत की बाहों में वह छोटा लड़का दिलचस्प हो गया था। उसने पाया कि जब उसकी माँ पेंटिंग खत्म करती थी तो वह पेंटिंग के औजारों को धोने में उसकी मदद करने की पहल करता था। बेहद आज्ञाकारी दिखता था। यह नहीं जानता था कि क्या यह इस कारण से था, लेकिन खाते समय वह अपनी माँ से 2 पोजीशन दूर बैठने से बदलकर उसके बाएं हाथ पर बैठने लगा। एक सुंदर चेहरे वाला व्यक्ति उस लाल फल को खाने की तरह ही दिलचस्प हो गया। उस रात क्वावियत ने उस लाल फल से संबंधित दस्तावेजों की खोज की। बगीचे के पीछे जड़ी बूटी वाले पौधे का एक बहुत ही मीठा नाम था, रास्पबेरी। एक और साल बीत गया। रास्पबेरी का पेड़ कुछ तनों से एक गुच्छा बन गया और क्वावियत और ग्रीनलैंड की महिला के बीच संबंध और भी घनिष्ठ होते गए। चुपके से छोटी चाची बहुत प्यार से पुकारती। इस साल क्वावियत ने हाउसकीपर के माध्यम से उसके सामने सोंग डू लिट को भी पुकारा। इस साल ग्रीनलैंड के बच्चे के दिल में भी एक नया नाम था, मीठी रसभरी। कभी-कभी उसे यह परेशान करने वाला लगता, कभी-कभी वह इसके लिए चीजें मुश्किल बना देती, लेकिन उसका दिल जो हमेशा इसे शुरू से अंत तक बचाना चाहता था, कभी नहीं बदला था। 10 साल की उम्र में एक मध्य गर्मियों की रात, किसी भी अन्य रात की तरह क्वावियत ने अपनी आंखें चौड़ी की और छत को देखा। एक भारी बारिश हुई, हवा घनीभूत हो गई, खिड़की के बाहर कीड़े चहकते रहे। वह बहुत परेशान करने वाली थी, बहुत परेशान करने वाली। बगीचे की ओर जाने वाले गलियारे में लक्ष्यहीन रूप से भटकते हुए, न जाने क्यों, वह आखिरकार सोंग डू लिट के दरवाजे पर आ गई। उसने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। उसका नाइटगाउन घसीटा जा रहा था। कालीन कदम बिस्तर के जितना करीब आते हैं, दिल की धड़कनें उतनी ही तेज होती हैं। यह एहसास थोड़ा जादुई होता है। बिस्तर के सामने रुकें, धीरे से टोंग डू लिट पुकारे। कोई जवाब नहीं। दीवार का लैंप चालू करें, हल्की नीली रोशनी में। बच्चा गहरी नींद में सो रहा है, मानो ऑरोरा पर सवार हो, इतना सुंदर कि लोग अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके उसे महसूस करना चाहते हैं। हाथ धीरे से उसके माथे के बालों को छूता है। बेहद कोमल, पलक भी नहीं झपकाना। देखते ही देखते बारिश की आवाज बंद हो गई है, कीड़ों ने चहकना बंद कर दिया है, नींद आ गई है। संतुष्ट महसूस करते हुए कमरे में लौट आया। इस गर्मी के बीच में क्वावियत ने छत को घूरने की स्थिति को हल करने का एक तरीका खोज लिया है। सोंग डू लाई का कमरा उसके कमरे से बहुत दूर नहीं है, बस एक गलियारे से गुजरने की जरूरत है। लेकिन कभी-कभी शर्मनाक क्षण होंगे। उदाहरण के लिए, देखते समय यह अचानक अपनी आंखें खोलता है। यह एक अजीब बच्चा है। यह अजीब है कि रात के बीच में जागने पर अचानक बिस्तर के सिर पर बैठे एक व्यक्ति को देखकर यह अजीब होगा कि वह मौत से डर न जाए। लेकिन वह जोर से चिल्लाया नहीं और न ही खुद को कंबल से कसकर ढका, बल्कि शांत भाव से उसे देखा। वह मुस्कुराई। जब वह मुस्कुराई तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली, घूम गया और उसकी ओर पीठ कर ली। उसने उसकी ओर पीठ कर ली, जिसका मतलब था कि वह उसे नहीं देख पाएगी। यही वह चेहरा था जो उसके दिल को शांत कर सकता था। उसने अपना चेहरा जबरदस्ती पीछे कर लिया, उसे दिलासा देते हुए कहा, मैं बस थोड़ी देर के लिए तुम्हारा यह चेहरा देखना चाहता हूँ। तुम सोती रहो, जैसा कि वह चाहती थी। वह उसके चेहरे को देखती रही। आसपास का माहौल शांत था, समय अभी भी धीरे धीरे बीत रहा था। तंद्रा छाने लगी। संतुष्ट होकर वह अपने कमरे में लौट आई। 11 साल की उम्र में
क्वावियत्तु ने गलती से ग्रीनलैंड के एक छोटे लड़के को अपनी माँ और छोटी चाची को नॉर्वेजियन में कविता पढ़ते हुए सुना। उसकी माँ और छोटी चाची एक छतरी की छाया में बैठी थी और चमकीली शर्ट पहने बच्चे को देखकर मुस्कुरा रही थी। सुंदर और तेजस्वी बच्चा, सूरज से भी अधिक चमकीला, उसके मुंह से निकलने वाले शब्दों का सही उच्चारण था। उसे नहीं पता था कि वह क्या पढ़ रहा था। वह फूलों के बगीचे के एक कोने में खड़ी रही, जब तक कि उसने कविता पढ़ना समाप्त नहीं कर दिया, जब तक कि उसकी माँ का हाथ बच्चे की ओर नहीं बढ़ा। छोटा बच्चा अपनी माँ के सामने आया और उसकी माँ ने धीरे से उसके माथे को चुमा। एक पल में ईर्ष्या आग की तरह भड़क उठी। उसकी माँ ने टोंग डू लिट को चुमा, लेकिन उसने पहले कभी उसे नहीं चुमा था। यह स्पष्ट था कि ग्रीनलैंड का बच्चा एक षड्यंत्रकारी था, जैसा कि क्वावियत्तु के करीबी नौकर ने कहा था। वह बच्चा यह वही था जिसने उसका प्यार चुरा लिया था। कमरे में लौटकर उसने जंगल से उठाई गई किताब निकाली। किताब माली द्वारा गिरा दी गई थी। जॉर्ज टाउन में माली और एक महिला नौकर पुराने दोस्त थे। उसने एक बार उन दोनों को जंगल में डेटिंग करते देखा था। माली ने उसे भावपूर्ण ढंग से किताब पढ़ी। पढ़ते समय उसने नौकरानी को जमीन पर धकेल दिया और उसे झाड़ी में एक सुअर की तरह दबा दिया। वह अपने नितंब को हिलाता रहा। कुछ झटकों के बाद उसने उसे सुअर के वध की तरह चीखते हुए सुना। थोड़ी देर बाद वे दोनों जंगल से चले गए जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। क्वावियत्तु ने उन्हें याद नहीं दिलाया, किताब गिर गई थी। जिज्ञासा से क्वावियत्तु ने वह किताब वापस ला दी जो गिर गई थी। एक दिन किताब के नाम के आधार पर क्वावियत्तु ने इसे ऑनलाइन खोजा और पाया कि पेड़ एक ऐसी किताब थी जिसे 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए वर्जित किया गया था। बहुत बढ़िया। सॉन्ग डू लिट अभी भी 18 साल से बहुत दूर थी। अगले दिन क्वावियत्तु ने हाउसकीपर से सॉन्ग डू लिट को बुलाने के लिए कहा। उसके सामने आया, किताब खोली। उसने उसे किताब की पूरी सामग्री पढ़ने को दी खुश स्माइली। जब टोंग डू लिट ने उसे पढ़ा तो उसने बहुत सारे अंश छोड़ दिए। उस समय किताब में कई अंग्रेजी शब्द थे जो उसे नहीं पता थे, और वह कुछ जानती भी थी, जैसे कि स्तन, प्यार करना, लेकिन उसने बहुत रुचि के साथ सुना, बिल्कुल भी शर्मीली नहीं। 12 साल की उम्र, शुरुआती वसंत, जॉर्ज टाउन ने दीवार के फूलों के खिलने के मौसम का स्वागत किया। उस खूबसूरत सुबह से पहले सब कुछ इतना बुरा नहीं था, सिवाय इसके कि वह रात को सो नहीं पाती थी, सिवाय इसके कि वह अन्य बच्चों की तरह नहीं थी जो कुछ होने पर इतने खुश होते हैं कि वे सब कुछ भूल जाते हैं, सिवाय इसके कि कभी-कभी वह किसी चीज को घूर कर देखती थी, सिवाय इसके कि पिताजी बहुत व्यस्त थे। माँ को याद नहीं था कि उनका एक बच्चा भी है जिसका नाम क्वावियत्तु है। उस सुबह सुबह माँ चली गई, माँ के जन्मदिन से 13 घंटे पहले। बिना किसी निशान के चली गई, ठीक उस प्यारे गुब्बारे की तरह, अभी भी उसके हाथ में था। अगले ही पल वह आसमान में उड़ गया। क्वावियत्तु अपनी माँ के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुई। उसने अपनी माँ को विदा करने के लिए 108 घंटे की लंबी नींद का इस्तेमाल किया। जब वह जागी तो उसकी छोटी चाची उसके बिस्तर के सामने बैठी थी। उसकी छोटी चाची ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, एवियत, तुम्हारी छोटी चाची अभी भी है। एवियत, तुम्हारी छोटी चाची अभी भी है। तुम्हारे पास अभी भी एलिट है। उसकी छोटी चाची की आंखों से आंसू बह रहे थे, पंक्ति दर पंक्ति। उसकी माँ के जाने के आधे महीने बाद उसकी माँ द्वारा बनाई गई सभी पेंटिंग सुबह सुबह आग में बदल गईं, जिसे उसके पिता ने जला दिया। आग में फेंकी गई आखिरी पेंटिंग उसकी और टोंग डू लिट की थी, जिसमें चांद की तरह सफेद कपड़े पहने हुए थे, जिसके चारों ओर कई फूल थे, जिसकी आंखें
शुरू से अंत तक सीधे आगे की ओर देख रही थी। उसकी आंखें शुरू से अंत तक उसे देख रही थी। उसकी माँ का कमरा वर्जित क्षेत्र में बदल गया। हर कुछ दिनों में कव्यत्तु पसीने में जाग जाती थी। उसके बाद एक अजीब लेकिन सज्जन आदमी उसके पास आया, उससे बात की, बहुत सी बातें। इस अजीब आदमी की ओर उसने उसे न देखने का नाटक करना चुना। कुछ ही देर बाद उसके सामने वह एक नाजुक आवाज वाली महिला में बदल गई। इस अजीब महिला को बात करना भी पसंद था। उस दोपहर कव्यत्तु ने पाया कि जो महिला लगातार बात करती रहती थी वह उसके पिता की हॉट सेक्रेटरी जैसी थी। उस दिन वह बेहद मजबूत थी। उसने उस महिला को तब तक पीटा जब तक वह घबरा नहीं गई, जिससे उसे आधे महीने तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा और उसके हाथ में एक पेन फंस गया। उसके बाद कव्यत्तु ने उन लोगों पर कई दिलचस्प बातें पाईं। इन सभी लोगों का नाम एक ही था, एक 13 वर्षीय किशोर मनोवैज्ञानिक। कव्यत्तु को लॉस एंजल्स भेजा गया था। उसकी छोटी चाची और टोंग डू लिट को भी उसके साथ लॉस एंजल्स भेजा गया था। उसे खुश करने के लिए क्वा होंग हुएन ने उसके कमरे के बाहर एक अंगूर का बाग बनाया। कमरा जॉर्ज टाउन में उसके कमरे जैसा ही था। उस दिन कव्यत्तु ने खबर देखी कि क्वा होंग हुएन और उसके सचिव छुट्टी पर थे। अखबार में समुद्र तट पर आज रात। कव्यत्तु ने सोचा कि अगले दिन उसने हाउसकीपर को वॉइस चेंजर खरीदने के लिए क्या कहा। एक वॉइस चेंजर खरीदने के लिए एक वॉइस चेंजर को लॉस एंजल्स में एक फोटो में, जो कि हॉलिडे में है, और बर्खास्तगी का एक पत्र उसके हाथ में दिया गया था। एल्वाई ने आंख पकड़ ली। गुस्से में उसे देखकर, तुम्हें इसे भाग्यशाली मानना चाहिए कि कार में आग लगी है, तुम्हारे घर में नहीं। मूल रूप से घर को जलाना था, लेकिन लॉस एंजल्स के गुंडों ने अपार्टमेंट की इमारत की संरचना के बारे में सोचा। अगर जला दिया गया तो यह एक बड़ी आग होगी, इसलिए कार को जलाने का सुझाव दिया। उन्होंने उसे गारंटी दी, केवल 50 सेकंड में वह सुंदर पोर्श स्क्रैप धातु के ढेर में बदल जाएगी। यह वास्तव में कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। तुम और तुम्हारी माँ वास्तव में एक जैसे हैं, दोनों पागल हैं। दूसरे व्यक्ति ने उसे इस तरह डांटा। गुस्सा नहीं, जाने से पहले कव्यत्तु ने उसे एक चुंबन भी दिया। तुम बेवकूफ हो, उस रात तुम्हारे पिता के साथ यह मैं नहीं था, यह मैं नहीं था। दूसरे व्यक्ति ने जोर से चिल्लाया। तुम एक दयनीय व्यक्ति हो, बेहद दयनीय। उन शब्दों को कहने के 10 मिनट से भी कम समय बाद उसे ले जाया गया। दयनीय व्यक्ति शब्द सुनकर किसी कारण से कव्यत्तु की ताकत भयानक रूप से मजबूत हो गई। उसे जमीन पर पटक दिया। बिजली के झटके की मशीन चालू कर दी जब तक कि दूसरा व्यक्ति मर नहीं गया, बेहोश हो गया। अस्पताल के बिस्तर से उसकी तुलना में एयर आप इस पर पूरा अधिकार है। अस्पताल की बेंच, कैलिफोर्निया में सूर्य का प्रकाश अभी भी एक ही था, अभी भी बहुत सुंदर है। उसके पिता के बाईं और खड़े बच्चे ने एक नौसेना के कॉलर की शर्ट पहने हुए थे। यह घातक था। उसकी आंखें उसे घूर रही थी। बियान, इसने कव्यत्तु को बहुत बेहतर महसूस किया। जब एवियत ने सही तरीके से ज्ञान प्राप्त कर लिया, तभी वह जाने में सहज महसूस करेगी। जब तक तुम ज्ञान प्राप्त नहीं करोगे, छोटी चाची नहीं जाएंगी, उसने कहा। छोटी चाची ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें लाल थी। ठीक है, ठीक है। तो ट्यूटर मंगलवार से शुक्रवार तक समय पर आता था। ट्यूटर से परेशान होकर कव्यत्तु तुरंत छोटी चाची को खोजने गया। छोटी चाची से पूछा, क्या अभी भी एलिट नहीं है? एक दिन एलिट के जीवन में एक और लड़की आएगी और एवियत भी एक दिन एक प्यारे युवक से मिलेगी। छोटी चाची ने सहज स्वर में कहा, तो अब से तुम दोनों को अलग होना पड़ेगा। फिर एलाई को दूसरी लड़कियों से मिलने की जरूरत नहीं है
और तुम्हें प्यारे नौजवानों से मिलने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमें अब अलग होने की जरूरत नहीं है, उसने कहा। छोटी चाची के साथ अपने रिश्ते के कारण क्वावियत भी टोंग डू लाई के करीब आने लगी। हालांकि टोंग डू लाइट उसे कुछ भी नहीं समझता था, लेकिन छोटी चाची के सामने उसने उससे बहस करने की जहमत नहीं उठाई। छोटी चाची ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं। क्यों नहीं? उसका लहजा बहुत गुस्से वाला था। जब तक ये व्यत बड़ा नहीं हो जाता और उसे समझ नहीं आता, तब तक इंतजार करो, छोटी चाची ने मुस्कुराते हुए कहा। उस रात क्वावियत ने टोंग डू लिट के कमरे का दरवाजा खोला। जब टोंग डू लिट ने अपनी आंखें खोली, तो उसने उससे कहा, टोंग डू लिट, याद रखना, अब से तुम दूसरी लड़कियों से नहीं मिल सकते, तुम सिर्फ मुझसे ही मिल सकते हो। अध्याय 64 मृत यादें। बिल्ली ने कैनरी को खा लिया। 3 14 साल की उम्र में क्वावियत को एक और ट्यूशन क्लास मिली। हर वीकेंड उसे वहां जाना पड़ता था, ऐसा वह अपनी छोटी चाची के चेहरे की खातिर करती थी। वहां क्वावियत को हमेशा अपने ही उम्र के लोग मिलते थे, जिनके चेहरे पीले या उदास होते थे, या वे लड़के लड़कियां जो हमेशा उसे घूरते रहते थे। वहां उसे जंगल में टहलने के लिए ले जाया जाता था। कभी कभी वह कुर्सी पर बैठकर पक्षियों की चहचहाहट सुनती या छोटे जानवरों के साथ खेलती। वह पेंटिंग भी देख सकती थी, वह संगीत भी सुन सकती थी। हर बार जब वह वहां से लौटती, तो क्वावियत का मूड भी ठीक रहता। धीरे धीरे उसे अपनी छोटी चाची की कही बात पर यकीन हो जाता, एवियत के लिए सब कुछ अच्छा ही था। छोटी चाची ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, उसे निश्चित रूप से उसका बदला चुकाना था। छोटी चाची ने उसका ख्याल रखा, उसे टोंग डू लिट की देखभाल करने की जरूरत थी। लेकिन क्वावियत ने पाया, टोंग डू लिट को मूल रूप से उसकी देखभाल करने की जरूरत नहीं थी। इस कारण से वह अक्सर उससे नाराज हो जाती थी। बर्बाद आपकी किताबें, आपकी हॉकी स्टिक तोड़ दी, रात में चाकू पकड़ लिया। चाहती थी कि वह सुंदर चेहरा नष्ट हो जाए, लेकिन अंत में वह हमेशा ऐसा करने के लिए सहन नहीं कर सकती थी। न केवल ऐसा करने के लिए सहन नहीं कर सकती थी, बल्कि जितना अधिक वह इसे देखती थी, उतना ही उसे यह पसंद आता था। जितना अधिक वह देखती थी, उतना ही वह इसके करीब जाना चाहती थी। इसलिए उसने चुपके से अपना चेहरा उस चेहरे पर चिपका दिया। सोंग डू लिट, आप किसी अन्य लड़की को नहीं देख सकते हैं। सोंग डू लिट, आप केवल मुझे देख सकते हैं, ठीक है? माँ चली गई। छोटी चाची ने कहा कि एक दिन वह भी चली जाएगी, पिताजी भी चले जाएंगे, ऐसे ही इस दुनिया में सिर्फ तुम और मैं ही बचे हैं। क्वावियत का कोई और नहीं है, क्योंकि क्वावियत एक मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है। बस क्वावियत हमेशा दिखावा करता है कि वह मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति नहीं है। दिखावा करना बहुत कठिन है। भोर में अपनी आंखें खोलते हुए क्वावियत ने अचानक खुद को टोंग डू लिट के कमरे में जागते हुए पाया। उसने टोंग डू लिट का बिस्तर भी ले लिया। टोंग डू लिट कहाँ है? सोंग डूली कमरे में नहीं थी। उसे लगा जैसे उसने अभी अभी अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध कुछ किया है। वह चुपचाप चली गई। फूलों के बगीचे से गुजरते हुए उसने नौकरानी की बातें सुनी। सुबह सोंग डूली जॉगिंग करने के लिए जल्दी उठ गई थी। उस दिन क्वावियत अपनी मौसी से छिप रही थी, क्योंकि उसे लगा कि अगर वह आज अपनी मौसी से मिलती तो बहुत अजीब लगता। सौभाग्य से सोंग डूली ने उसे उसके बिस्तर पर रहने के बारे में नहीं बताया। बेशक सोंग डूली की हिम्मत नहीं हुई। कुछ दिनों बाद क्वावियत को सोंग डूली के स्कूल बैग में एक गुलाबी कार्ड मिला। कार्ड पर एक बहुत ही अजीब भाषा लिखी थी। इसे ऑनलाइन देखने के बाद
क्वाव्यक्तु को पता चला कि गुलाबी कार्ड एक प्रेम पत्र था। जिस व्यक्ति ने सोंग डू ली को गुलाबी कार्ड दिया था उसका नाम जानी था। कार्ड पर मोटे तौर पर लिखा था, कार में बैठते समय उसे खींचने के लिए धन्यवाद, क्योंकि वह आपको इस सप्ताहांत पार्क में साथ चलने के लिए आमंत्रित करना चाहती थी। उसे गुलाबी रंग की फ्लेयर ड्रेस पहननी होगी जो उसकी मौसी ने उसे पिछले महीने खरीदी थी। इससे पहले छोटी लड़की ने कहा कि यह उसकी पसंदीदा पोशाक थी। उस समय सोंग डू ली केवल 10 साल और 4 महीने की थी। सोंग डू ली हर रात लंबी होती दिख रही थी। उसकी ऊंचाई उसके कद के सामने बौनी थी। भले ही छोटी चाची ने समझाया कि एली बचपन से ही खेल खेलता था और एली में उत्तरी यूरोपीय रक्त का 8वां हिस्सा था, जिससे क्वाव्यक्तु ने चुपके से आह भरी। गुलाबी निमंत्रण को पकड़े हुए क्वाव्यक्तु का दिमाग बहुत तेजी से घूम गया। आज उसने ड्राइवर से उसे सोंग डू ली के स्कूल ले जाने के लिए कहा। आने से पहले उसने जानी नाम की उस लड़की के बारे में जान लिया था जो सोंग डू ली की सहपाठी थी। बहुत मीठी मीठी थी और उसका रूप भी स्कूल में बहुत लोकप्रिय था। आज क्वाव्यक्तु ने एक राजकुमारी की तरह कपड़े पहने, अपने बालों से लेकर अपने हैंडबैग, जूतों तक। जब स्कूल खत्म हुआ तो उसने सीधे सोंग डू ली का हाथ खींच लिया। यह दृश्य संयोग से जानी की आंखों में उतर गया। सोंग डू ली भी उसके साथ बहुत सहयोगी थी। उसने जानी की ओर देखे बिना ही हाथ मिला लिए। वे दोनों एक साथ चमचमाती रोल्स रॉयस में सवार हो गए। जैसे ही वे कार में बैठे, वह एक तरफ बैठ गई और वह दूसरी तरफ बैठ गया। दोनों में से कोई भी नहीं बोला। दोनों कार की खिड़की से बाहर के नज़ारे को देख रहे थे। वास्तव में क्वाव्यक्तु को इस बात की चिंता नहीं थी कि टोंग डू लिट नियुक्ति स्थल पर जाएगा, क्योंकि टोंग डू लिट के पास मूल रूप से पार्क जाने का समय नहीं था। हर सप्ताहांत टोंग डू लिट को क्वा होंग जुआन का सहायक लेने आता था। इसलिए क्वाव्यक्तु ने क्वा होंग जुआन से विरोध करने की कोशिश की थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिताजी चाहते हैं कि ये लिट कुछ कौशल सीखे। क्वा होंग हुएन ने उससे कहा, साहस सीखने का उद्देश्य क्या है? भविष्य में क्वाव्यक्तु की रक्षा करने के लिए साहस सीखना। मुझे अपनी रक्षा के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है। हालांकि उसने ऐसा कहा, वह मन ही मन अपने दिल में हिसाब लगा रही थी। क्या इसका मतलब यह था कि सोंग डू ली भविष्य में कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा? क्योंकि अगर आप किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो आपको हमेशा उनके साथ रहना चाहिए। यही क्वाव्यक्तु ने सोचा था। उसने हमेशा अपने साथ मीठी रसभरी रखने की आदत बना ली थी। उसे बड़ा होते हुए देखना, उसकी भुजाओं को मजबूत होते देखना, उसका दिल थोड़ा खुश और उत्साहित महसूस करता था, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहले जॉर्ज टाउन में घास लगाई थी। वह भी उसे अपने साथ रखने की आदी हो गई थी। जब वह खाती थी तो वह उसके सामने बैठता था, और जब वह रात को सो नहीं पाती थी तो वह आकर उसका चेहरा देख सकती थी। ग्रीनलैंड का बच्चा और भी बड़ा हो गया। स्कूल जाते समय छोटी आस्तीन वाली शर्ट और खाकी पैंट पहनता था। ताइक्वांडो वर्दी पहनने से 5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी की बोर्ड आसानी से टूट जाती है। सदस्यों के साथ हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी पकड़े, आतिशबाजी से भरी सड़क पर चलते हुए, चुपचाप उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर, चुपचाप उसके सामने खड़े होकर, चुपचाप उसकी परेशानियों का सामना करते हुए, एक खामोश रास्ता अपनाते हुए, एक समुद्र तट की तरह, एक पहाड़ की तरह। उस मध्य गर्मियों में क्वाव्यक्तु को लगभग 2 महीने तक नर्सिंग होम में रहना पड़ा। फिर अपनी छोटी चाची के साथ बेवरली हिल्स लौट आया, सूर्यास्त में ताड़ के पेड़ के रास्ते पर चलते हुए। ताड़ के पेड़ों से घिरा रास्ता। बेवरली हिल्स का सूर्यास्त हमेशा अतुलनीय रूप से शानदार होता है। हर बार जब आप इसे देखते हैं
तो यह आपको अपनी आंखें मूंदने पर मजबूर कर देता है। अपनी आंखें मूंदें। सूर्यास्त के सुनहरे रंग के नीचे एक किशोर है। एक सफेद ऑक्सफोर्ड शर्ट पहने कौन है भाई? ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में सवाल उठ रहा था। एलिट। जागते हुए उसने अपना सिर पीछे घुमाया। छोटी चाची गर्व से उसके पीछे चली गई। फिर से अपना सिर पीछे घुमाया। युवक उसके सामने खड़ा था। वह ग्रीनलैंड का बच्चा था जो क्वावियत्तु के ध्यान भटकने के दौरान किशोर हो गया था। इस साल क्वावियत्तु 16 साल की थी और उसकी माँ उसे 4 साल के लिए छोड़ गई थी। अपनी माँ के चले जाने के 4 सालों के दौरान क्वावियत्तु हायेन नाम की उस महिला से बहुत प्यार करती थी और उसने वह प्यार जो उसे अपनी माँ को व्यक्त करने का मौका नहीं मिला था, उस महिला पर उड़ेला जो उसकी माँ की तरह 3 हिस्से की थी। वह उस पर भरोसा करती थी और उसकी छोटी चाची जो कुछ भी कहती, वह पूरे दिल से उसकी बात सुनती। जो कुछ भी उसकी छोटी चाची को पसंद नहीं था, वह उसे करने से खुद को रोकने की कोशिश करती। जो कोई भी उसकी छोटी चाची को असहज करने की हिम्मत करता, वह निश्चित रूप से न्याय की मांग करती। लेकिन जिस चीज से उसे सबसे ज्यादा लगाव था, वह थी उसकी छोटी चाची की एलिट। वह जानती थी कि सोंग डू लिट को रात में उसके कमरे का दरवाजा खोलना पसंद नहीं था। वह जानती थी कि टोंग डू लिट को उसकी चीजों में खोजबीन करने से नफरत है। वह जानती थी कि सोंग डूली उसे बिना पलक झपकाए देखने के कारण उससे नफरत करता था। सोंग डूली को उससे जिन चीजों के लिए नफरत थी, उन्हें 10 उंगलियों से भी नहीं गिना जा सकता था। लेकिन सोंग डूली के विपरीत, यह क्वावियत्तु की कुछ खुशियों में से एक थी। इसलिए उसे अपनी खुशी का पीछा करना था। घर में एक नौकरानी थी, जिसमें सबसे छोटी एक फिलिपिनो लड़की थी। उस फिलिपिनो लड़की का नाम खिएट खिएट था, जो क्वावियत्तु से 6 साल बड़ी थी। उसे सैर पर साथ ले जाने का काम सौंपा गया था। खिएट खिएट को सबसे ज्यादा यह कहना पसंद था, जब युवती 20 साल की हो जाएगी, तो निश्चित रूप से कई युवा पुरुष तुम्हारे साथ डेट करने के लिए लाइन में लगेंगे। उसने खिएट खिएट से पूछा कि उसने ऐसा क्यों कहा। खिएट खिएट ने उसकी छाती को घूरते हुए मूल्यांकन किया। तुम्हारा फिगर, चेहरा और पारिवारिक पृष्ठभूमि सभी पुरुषों के आदर्श मॉडल के अनुरूप हैं। पहले तो क्वावियत्तु को लगा कि ये चापलूसी भरे शब्द हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वह डिपार्टमेंटल स्टोर पर खरीदारी करने गई, तो स्टोर के कई कर्मचारियों ने भी यही बात कही। जी की तरह ही धीरे धीरे उसकी उम्र के आसपास के लड़के भी उसके सामने आए। उससे उसका संपर्क सूत्र पूछा और फिर उसकी तारीफ की। तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। अपने सामने आए उन लड़कों की तरफ क्वावियत्तु ने देखना भी जरूरी नहीं समझा। वे सभी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले थे। सोंग डूली ने कभी ऐसी बातें नहीं कही थी। आज क्वावियत्तु बहुत अच्छे मूड में थी। उसने अपनी छोटी चाची को खोजने के लिए एक नई ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी थी। इन दिनों उसकी छोटी चाची कई कामों में व्यस्त लग रही थी। नौकरानी ने बताया कि उसकी छोटी चाची हाल ही में एक चैरिटी पार्टी की तैयारी कर रही थी। जब नौकरानी ने उससे ये शब्द कहे, तो उस व्यक्ति की आंखें और लहजा अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत दयनीय हो। क्वावियत्तु धीरे धीरे इस तरह की नजरों की आदी हो गई थी। क्या इसलिए नहीं कि वह पागल थी? अपनी छोटी चाची को न पाकर वह अपनी छोटी चाची के कमरे में सोंग डूली से मिली। गुलाबी रंग की ऑफ शोल्डर ड्रेस पहने हुए उसने आईने में देखा। यह रूप बिल्कुल वैसा ही था जैसा लड़कों ने उसे खुश करने के लिए कहा था, एक प्यारी ओरिएंटल गुड़िया की तरह। अपने दिल में थोड़ा आत्मसंतुष्ट महसूस करते हुए उसने यह भी उम्मीद की कि सोंग डूली को भी पता चल जाएगा कि वह इस प्यारी गुड़िया की तरह है। हालांकि
जिस बात ने उसे नाराज किया वह यह था कि सोंग डूली ने अभी भी उसके प्रति वही रवैया बनाए रखा, उसे हवा की तरह व्यवहार किया। सोंग डूली के सामने रुककर यह पूछते हुए कि क्या मेरी पोशाक सुंदर थी। युवक की आंखें उसे उदासीनता से देख रही थी। उसके मुंह से ऐसा लग रहा था कि यह औपचारिकता के लिए सुंदर है। उसने सोंग डूली को सीधा खड़ा कर दिया। वह इस पोशाक को पहनकर उसके सामने घूमना चाहती थी, ताकि वह इस पोशाक और उसके साथ पूरी तरह से आनंद ले सके। घूमने के बाद ब्रा के बटन खुल गए। धिक्कार है, हाल ही में उसके स्तन 2 स्टीम्ड बंस की तरह थे जिन्हें 2 बड़े स्टीम्ड बंस में फुला दिया गया था, दोनों बड़े और सफेद। देखो, उन 2 सफेद स्टीम्ड बंस ने ब्रा के बटन खोल दिए हैं। क्वा वियत टू को वास्तव में अंडरवियर पहनना पसंद नहीं था, लेकिन उसकी छोटी चाची ने कहा उसे इसे पहनना था। वह उन लड़कों को उसका फायदा नहीं उठाने दे सकती थी। उसने सोंग डूली की ओर पीठ की और कहा कि इसे बटन लगाओ। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी सोंग डूली ने जवाब नहीं दिया। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी से इसे बटन लगाने में मेरी मदद करो। वह यह कहने से खुद को नहीं रोक पाई। फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। बहुत परेशान महसूस करते हुए वह हांफते हुए घूमी। क्वा वियत टू को और भी गुस्सा इस बात से आया कि उसे अब टोंग डुलीम की आंखों में आंखें डालकर देखने के लिए पैर की उंगलियों पर चलना पड़ा। पैर की उंगलियों पर। तुरंत क्वा वियत टू को लगा कि कुछ गड़बड़ है। टोंग डुलीम ने दूसरी तरफ देखा। इसके अलावा टोंग डुलीम के गाल थोड़े लाल थे। जिज्ञासा से उसने उस लाल धब्बे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। क्या उसने गलती से अपनी छोटी चाची का मेकअप उस पर लगा दिया था? हाथ अवरुद्ध हो गया था। कलाई सुन्न हो गई थी। आप क्या कर रहे हैं? जोर से सवाल करते हुए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, फूलों के बगीचे से छोटी चाची की आवाज आई। छोटी चाची अपनी सहेली को भी वापस ले आई। जब छोटी चाची अपनी सहेली से बात कर रही थी, सोंग डूलाई ने जल्दी से उसके कंधे पर हाथ रखा। वह निष्क्रिय रूप से उसका सामना करने से उसकी ओर पीठ करने लगी। बस दृढ़ खड़ी, उसकी छाती पहले से ही असहज थी। 2 भाप से पके हुए बंस एक साथ दबाए जा रहे थे। पूरी प्रक्रिया आईने में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। वह उसकी ब्रा को फिर से बटन कर रहा था। उसकी नजर आईने पर पड़ी, चुपचाप देख रहा था। सोंग डू लाई का साइड फेस वाकई खूबसूरत था। जिस तरह से उसने उसकी ब्रा को बटन किया वह भी बहुत गंभीर था। पहली बार वह इसे बटन नहीं कर सका, दूसरी बार भी वह इसे बटन नहीं कर सका। इतना बेवकूफ, इतना बेवकूफ। चुपके से उसके दिल में डांट रहा था, लेकिन वह आवाज निश्चित रूप से डांट नहीं थी। तीसरी बार उसने उसकी ड्रेस को थोड़ा नीचे खींचा। उसकी ड्रेस ऑफ अ शोल्डर स्टाइल थी। उसे एक बार नीचे खींचा। एक फ्लैश में क्वा वियत टू ने एक सहज चाल चली, दोनों हाथों से अपनी छाती को ढक लिया, क्योंकि 2 उजागर धमाकेदार बंस एक आंखों का एक हिस्सा था, इतना कि वह पूर्व से पश्चिम की ओर देखने के लिए बंद नहीं कर सकता था। तूने अपने दिल को हल्का महसूस किया। और 5 मिनट से भी कम समय के बाद उसने खीत को ड्रेस वापस लाने के लिए कहा। वह शीशे के सामने खड़ी होकर ध्यान से खुद को देख रही थी। गर्मियों के अंत में रात में तूफान आया। बिजली की गड़गड़ाहट ने क्वा वियत टू को उसके सपने से चौंका दिया। जब क्वा वियत टू सोता था तो उसे पर्दे खींचना पसंद नहीं था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, आसमान से बिजली गिरी, जो सीधे बिस्तर के किनारे पर गिरी। छोटी चाची, वह चीखी। तीखी चीख गरज के साथ दब गई। बिजली का एक और बोल्ट चमका और चारों ओर जलने की गंध लग रही थी।
अपने कानों को ढकते हुए वह बिस्तर से बाहर निकली। वह अपनी छोटी चाची को ढूंढना चाहती थी। उसे अपनी छोटी चाची को खोजने जाना था। उसकी छोटी चाची का कमरा खाली था। घड़ी की सुइयां भोर की ओर इशारा कर रही थी। इस समय उसकी छोटी चाची कमरे में नहीं थी। वह कहाँ गई? जब वह अपनी छोटी चाची के कमरे से बाहर निकली तो स्पष्ट रूप से 10:30 बज रहे थे। उस समय उसकी छोटी चाची ने कहा कि वह थक गई है और जल्दी आराम करना चाहती है। कल रात हुई बड़ी चैरिटी पार्टी की तैयारी में उसे 3 महीने लग गए। आज लॉस एंजल्स के सभी बड़े और छोटे अखबारों में उसका नाम छपा। सभी ने उसकी प्रशंसा की। अब उसे बस अपनी छोटी चाची के माथे को चूमने के लिए चुपके से चलना था। उसके होठों ने अपनी छोटी चाची के माथे को छूते हुए अपना स्नेह व्यक्त किया। छोटी चाची, अच्छी नींद लो। आह यू, अच्छी नींद लो। छोटी चाची ने धीरे से उसके बालों को सहलाया। वह अभी अभी इस कमरे में आई थी और उसने गुड नाइट कहा था। वह थोड़ी देर तक छोटी चाची के कमरे में घूमती रही, लेकिन क्वावियत्तु अभी भी उसे नहीं ढूंढ पाई। बहुत देर हो चुकी थी। छोटी चाची कहाँ जाना चाहती थी? जितना अधिक वह खोजा, वह आज रात को उसके पिता को अपने पिता से पूछने में मदद करे। अनलॉक किया गया था। पर्याप्त था। अंतरिक्ष का 1/4 हिस्सा उसे यह बताने के लिए पर्याप्त था कि उसकी छोटी चाची के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। पिता का व्यक्तित्व। क्वावियत्तु की धारणा में छोटी चाची और पिता बहुत दूर थे। छोटी चाची पिता के समान दुनिया में नहीं लगती थी। कभी कभी छुट्टियों में जब वे साथ में खाना खाते थे तो उनमें से अधिकांश अपना सिर झुका लेते थे। पहले पिता छोटी चाची से बात करते थे। छोटी चाची जवाब देती थी, ठीक है, या हाँ, मैं समझता हूँ। एक बार क्वावियत्तु को चिंता थी कि उसकी छोटी चाची की ठंड के कारण उसके पिता उसे घर से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि क्वा होंग हुएन एक घमंडी व्यक्ति था। हालांकि इस समय उसकी छोटी चाची उसके पिता पर क्यों बैठी थी? इस समस्या के कारण उसे पता ही नहीं चला कि छोटी चाची ने कोई कपड़े नहीं पहने हैं। उसे इस बात की याद दिलाती हीरे की घड़ी जो उसके हाथ में चमक रही थी, जो छोटी चाची की पीठ पर रखी हुई थी, जो नंगी थी। उसकी पीठ नंगी थी। उसके बाल जो आमतौर पर बंधे रहते थे, खुले थे, उसकी लय के साथ लहरा रहे थे। एक हाथ उसके पिता के कंधे को सहला रहा था, दूसरा हाथ पीछे की ओर पहुंच रहा था। पीछे पहुंचने वाले हाथ का चाप विशेष रूप से अजीब था। पहुंचते हुए डेस्क पर रखी सभी चीजें जमीन पर गिर गईं। उसके पिता ने एक अजीब सी आवाज निकाली। छोटी चाची ने भी एक अजीब सी आवाज निकाली। चुपचाप दरवाजा बंद करना। यहाँ आने से पहले की तरह दरवाजे का गैप बंद करके। गलियारे के अंत में चलते हुए। गलियारे के अंत में एक बाहरी स्नान क्षेत्र था। गड़गड़ाहट की आवाज और गिरती हुई बारिश की आवाज। बारिश में क्वावियत्तु को जियोग्रे शहर की याद आ गई। जियोग्रे शहर में एक माली और एक वेट्रेस झाड़ियों में कुछ कर रहे थे। बहुत जल्दी उसके पिता की हॉट सेक्रेटरी ने एक आदमी और एक महिला की छवि को बदल दिया जॉर्ज टाउन की झाड़ियों में, और इस समय उसके शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। कहा, तुम एक बेवकूफ लड़की हो, उल्टा हो जाने के बाद भी तुम आत्मसंतुष्ट महसूस कर रही हो। कहा, तुम मूर्ख हो। उस रात जो व्यक्ति तुम्हारे पिता के साथ था, वह मैं नहीं था। मैं नहीं। मैं समझती हूँ। मैं समझती हूँ। क्वावियत्तु समझती है कि छोटी चाची अपने पिता की गोद में क्यों बैठी है। आसमान से बारिश का पानी गिरता रहता है। बाहरी स्नान क्षेत्र से निकलते हुए उसके बाल पानी से भरे हुए थे। उसकी स्कर्ट भी पानी से भरी हुई थी। उसका दिल बेहद शांत था।
क्वावियत्तु ने सोचा कि वह अपने पिता के कार्यालय जाएगी। अपने पिता और छोटी चाची को पिस्टन की तरह चलते हुए देखती रही। हालांकि उसके कदम उसके पिता के कार्यालय की विपरीत दिशा में चले गए। क्वावियत्तु, तुम कहाँ जाना चाहती हो? 5 मिनट के बाद क्वावियत्तु को आखिरकार पता चल गया कि वह कहाँ जाना चाहती है। वह निश्चित रूप से आज रात सो नहीं सकती थी। अगर वह सो नहीं सकती तो उसे क्या करना चाहिए? अगर वह सो नहीं सकती तो वह स्वाभाविक रूप से टॉम डू-लिट को ढूंढना चाहेगी। अध्याय 65 मृत स्मृतियाँ। बिल्लियाँ कैनरी खाती हैं। 4 गरज और बारिश। यू शिव के माध्यम से उसका पूरा शरीर भीग गया था। सोंग डूली के कमरे के दरवाजे के सामने खड़ी थी। वह इतनी चिंतित थी कि वह अपने पिता के अध्ययन में उनके साथ दृश्य साझा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। वह सोंग डूली की घृणित अभिव्यक्ति का उपयोग यह घोषणा करने के लिए करेगी, अरे अरे उत्कृष्ट छात्र, नहीं नहीं, यह मेरा प्रिय चचेरा भाई है। मेरे पिता और तुम्हारी माँ का अफेयर चल रहा था। जब मेरी माँ अभी तक मरी नहीं थी तब से उनका अफेयर चल रहा था। दरवाजा खोलते ही पानी अभी भी लगातार टपक रहा था, उसकी आस्तीन से, उसकी स्कर्ट से और उसकी आंखों के कोनों से भी। उसने हाथ से सोंग डूली के पजामे को हिलाया। सोंग डूली को जल्दी से उठने के लिए कहा। सोंग डूली ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसकी शक्ल ने स्वाभाविक रूप से उसे डरा दिया, लेकिन उसने उसे अपने पिता और उसकी माँ के बीच का रहस्य नहीं बताया। उसने उसे चूमा। उसके होंठ उसके होठों से सटे। सोंग डूली से कहा, मैं मरना चाहती हूँ। उसने उसे दूर धकेल दिया। सोंग डूली, मानो या न मानो, मैं अगले ही पल मर गई। फिर उसे दूर धकेलने वाले उसके हाथ का बल धीरे धीरे कम हो गया, इसलिए उसने सफलतापूर्वक उसे फिर से चूमा। उसने उसे फिर से दूर धकेल दिया और कहा, क्वावियत्तु, क्या तुम जानती हो कि तुम कौन हो? वह कैसे नहीं जानती थी कि वह कौन थी? वह क्वावियत्तु थी। उसने हाँ कहा। क्वावियत्तु, तुम मेरे चचेरे भाई हो। यह कहते हुए उसे ये शब्द सुनना अच्छा लगा। हाँ, क्वावियत्तु टॉम डू-लिट के चचेरे भाई हैं, लेकिन तो क्या? आपकी माँ को स्टेटस की परवाह नहीं है और वह अभी भी मेरे पिता के साथ हैं, तो आप और मैं एक साथ क्यों नहीं रह सकते? हांग जुआन और हा येन के पीछे छिपने के बाद वह टोंग डू-लिट के पास छिप जाएगी। यह सबसे अच्छा तरीका है जिसके बारे में वह सोच सकती है। जब उसने इसके बारे में सोचा तो उसका दिल बहुत उत्साहित था। यह सही है, वह ऐसा करेगी। मैं यह जरूर करूंगा। उसके कमरे की खिड़की खोलो, खिड़की के फ्रेम पर चढ़ो। यह तीसरी मंजिल है, नीचे कठोर मंजिल है। वियत्तु के पास जाओ, उपद्रव मत करो। वह उसके पीछे भागा। क्या तुम्हें विश्वास नहीं है कि मैं मर जाऊंगा? उसे देखने के लिए झुकी अधिक से अधिक बारिश उसके शरीर पर गिर रही थी। बड़ी और छोटी बिजली के बोल्टों ने रात के आसमान को धब्बेदार बना दिया। गरज के साथ बारिश हुई। खिड़की से उसे पकड़ने वाली एकमात्र चीज उसके पैर की उंगलियों की नोक थी। सीमित जगह में वे पैर की उंगलियां इस तरह दिख रही थी जैसे वे उस कनेक्शन को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रही हों। इस तरह की स्थिति एक सर्कस कलाकार के एक तंग रस्सी पर चलने के समान थी। नीचे जाओ, उसने उसे देखने के लिए अपना सिर उठाया। अपना सिर हिलाते हुए कहा, टोंग डू-लिट, मैं वास्तव में परेशान हूँ। परेशान हूँ कि मुझे हर बार वहाँ रहने के लिए जाना पड़ता है। परेशान हूँ कि वे लोग तुमसे पूछते हैं कि तुम किस स्कूल में पढ़ती हो। एक बार जब मैंने उन लोगों को बताया कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो वे मुझे ऐसे देखने लगे जैसे उन्होंने कोई राक्षस देखा हो। क्या स्कूल न जाना अजीब नहीं है? यह अजीब नहीं है, यह बिल्कुल भी नहीं है।
टोंग डुलाई में हंसते हुए टोंग डुलाई के कमरे में उसके सामने आ गया था और उसके बारे में धीरे धीरे कहा गया था। खिड़की। टोंग डू लिट से पूछो, क्या मैं बहुत बदसूरत हूँ? उन्होंने जवाब नहीं दिया कि मैं बहुत बदसूरत हूँ। फिर भी पोल्का डॉट ड्रेस। खिड़की। और वह खड़ा था। क्वावियत्तु ने कहा, छोटी चाची, आपका प्यारा बच्चा और मैं साथ हैं। क्वावियत्तु ने पूछा, पहली बार टोंग डू लिट को चूमने पर कैसा महसूस हुआ? एक 16 साल की लड़की जिसका बाहरी दुनिया से बहुत कम संपर्क है, एक 12 साल के लड़के को चूमती है, कैसा लगता है? होंठ बहुत नरम, ठंडे, बहुत अजीब। वह स्थिति लगभग आधे सेकंड तक चली, फिर वह खिड़की से कूदकर उसके कमरे में चली गई। आज रात के बाद अगले आधे महीने तक क्वावियत्तु को तेज बुखार रहा। हर बार जब वह जागती थी तो उसे अपनी छोटी चाची की लाल आंखों की कोठरियां उसके बिस्तर के सामने बैठी दिखाई देती थीं। यह सिर्फ इतना है, छोटी चाची, आपकी लाल आंखों की कोठरियां अब बहुत बदसूरत लगती हैं, अंधा कर देने वाली बदसूरत। जब क्वावियत्तु का शरीर पूरी तरह से स्वस्थ था, तब तक मध्य शरद ऋतु हो चुकी थी। मध्य शरद ऋतु, देर से शरद ऋतु, शुरुआती सर्दी। शुरुआती सर्दियों में एक बरसात के दिन क्वावियत्तु ने हाउसकीपर से सोंग डू लिट को बुलाने के लिए कहा। शाम होने तक सोंग डू लिट उसके कमरे में दिखाई नहीं दी। सोंग डू लिट को कार्मेन देते हुए एक नई खरीदी गई किताब, जिसका नॉर्वेजियन में अनुवाद किया गया है। पहला पेज खोलते हुए पढ़े, कुछ दिन पहले सोंग डू लिट की उम्र 13 साल हो गई थी। पढ़े, कार्मेन के नॉर्वेजियन संस्करण को समाप्त करने के बाद यह पहले से ही नए साल का वसंत था। अगले दिन मोरक्को के जूते के रूप में भव्य था और उसकी छोटी चाची एक पुराने दोस्त की यात्रा करने के लिए न्यूयॉर्क चली गई। जमीन पर किशोर की ताकत बहुत अधिक थी, लेकिन कोई बात नहीं, उसने उसके होठों को चूमा था। यह उसका दूसरा चुंबन था। इस समय क्वावियत्तु 17 साल का था। सांग डू लिट हमेशा की तरह शाम को उसके कमरे में आता था, उसे भावपूर्ण ढंग से पढ़ता था, लेकिन नॉर्वेजियन को फ्रेंच में बदल दिया गया था। सांग डू लिट ने पिछले साल फ्रेंच सीखना शुरू किया था। ऐसा कहा जाता था कि फ्रेंच शिक्षक ने उसकी अंतहीन प्रशंसा की थी। तीसरी बार उसने उसे देर रात को चुमा। आधी रात को क्वावियत्तु अपने बुरे सपने से जाग गई। उसके माथे का पसीना अभी तक पोंछा नहीं था जब उसने सांग डू लिट के कमरे का दरवाजा खोला। गुस्से से भरकर उसके होंठ उसके होठों से दब गए, छवि का अनुसरण करते हुए ऊपरी होंठ से निचले होंठ तक। बस इसी तरह कुछ बार वह जाग गया, आंखें चौड़ी करके उसे अकेला छोड़कर। गुस्सा। उसने उसे घूर कर देखा। वह उसके होठों पर तब तक हाथ फेरती रही जब तक उसके होंठ सुन्न नहीं हो गए। तुम वियत्तु पागल हो। उसने उसे चुपचाप देखा और धीरे से यह भी कहा, लॉस एंजल्स में आप हमेशा तटीय सड़क देख सकते हैं। उस दोपहर क्वावियत्तु समुद्र में चला गया। जब वह उठा तो उसकी छोटी चाची रो रही थी। क्वा होंग जुआन के चेहरे पर गुस्से का भाव था। टोंग डू लिट खिड़की के सामने खड़ा था और उसके दादा भी आए। इस वसंत में क्वावियत्तु को एक सफेद चौकोर कमरे में जाने के लिए मजबूर किया गया था। यह कमरा अमेरिकी ग्रामीण इलाकों की शैली में था, उपनगरों से दूर, घने जंगलों और झीलों से घिरा हुआ था। क्वा होंग जुआन ने कुछ समय पहले ही एक स्थानीय व्यक्ति से जमीन का यह टुकड़ा खरीदा था और ऐसा कहा जाता है कि उसने इसे उसके लिए खरीदा था। उसे स्वस्थ होने के लिए ग्रामीण इलाकों में जाने दे। यह कहना आसान लग रहा था, लेकिन वास्तव में क्वा होंग जुआन ने डॉक्टर की सलाह का पालन किया और जबरन उसका इलाज किया। कब आराम करें?
संगीत सुनते समय, कब अध्ययन करें, टीवी कब देखें, वहाँ सब ठीक था, लेकिन उन्हें उसकी एक मांग पूरी करनी थी। हर रविवार दोपहर को सोंग डूली को उससे मिलने आना था। एक झूठ के पास करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं। छोटी चाची ने बहुत जल्दी जवाब दिया। उसने छोटी चाची पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने दादा की ओर देखा और कहा, मैं सिर्फ आली को देखना चाहती हूँ। छोटी चाची अभी भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सोंग डूली ने पहले ही अपना मुंह खोल दिया था। शायद आखिरकार मामला इस तरह से तय हुआ। अगर छोटी चाची उससे मिलना भी चाहती थी, तो उसे उसके आने से पहले उसके फोन करने का इंतजार करना पड़ता था। उसके आने का इंतजार करना पड़ता था। अगर वह फोन करके उसे आने के लिए नहीं कहती, तो वह नहीं आ सकती थी। छोटी चाची को शायद कुछ एहसास हुआ, लेकिन उसने इसे बहुत अच्छी तरह से छिपाया। अपने दादा से कहा कि ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि आयु उससे नाराज थी और वह हाल ही में बहुत व्यस्त थी। जिया यान नाम की महिला लॉस एंजल्स के लिए बहुत उपयुक्त थी। एक निश्चित लेखक और एक निश्चित चित्रकार उसके करीबी दोस्त थे। वह अक्सर सप्ताहांत पर यात्रा करती थी, अक्सर प्रसिद्ध सितारों के साथ चैरिटी का काम करती थी और अक्सर प्रसिद्ध राजनेताओं के साथ बातचीत करती थी, चैरिटी फंड की स्थापना करती थी और चीनी लोगों के अधिकारों की रक्षा में भाग लेती थी। कभी-कभी हुआ बीएन अखबार भी उसके प्रेम जीवन के बारे में रिपोर्ट करता था। कुछ समय पहले यह एक वकील का डिनर था और पिछले सप्ताहांत यह एक व्यवसायी का कॉन्सर्ट देखने का मामला था। ऐसा व्यक्ति व्यस्त कैसे नहीं हो सकता? क्वावियत्तु के साथ व्हाइट हाउस में जाने पर वहां हाउसकीपर और खिएट 2 नौकर और एक सुरक्षा गार्ड भी थे। क्वा होंग हुएन महीने में एक बार उससे मिलने आता था। वह क्वा होंग हुएन की संरक्षकता को अस्वीकार नहीं कर सकती थी, लेकिन हर बार क्वा होंग हुएन को पीला चेहरा लेकर जाना पड़ता था। टोंग डू लिट हर रविवार दोपहर को एक बार आती थी। करोना हर दूसरे दिन आती थी। करोना एक ट्यूटर थी। हर बार जब वह आती थी, तो वह किताबें लाने का नाटक करती थी। लेकिन क्वावियत्तु को पता था कि करोना लॉस एंजल्स में एक मनोवैज्ञानिक थी, जो शीर्ष मनोवैज्ञानिकों में से एक थी। क्वावियत्तु भी करोना से नफरत नहीं करती थी। यह पहली मनोवैज्ञानिक थी जिससे क्वावियत्तु नफरत नहीं करती थी। करोना शायद ही कभी उसे व्याख्यान देती थी। जब वह झील के किनारे उसके साथ चलती थी, तो वह सबसे ज्यादा उन लोगों के बारे में बात करती थी जिनसे वह स्वयंसेवक के रूप में मिली थी। करोना के विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद उसने 4 साल तक स्वयंसेवक के रूप में काम किया। फिर स्वयंसेवक कार्यक्रम पूरा करने के बाद उसने 2 साल दुनिया भर में यात्रा की। क्वावियत्तु को यात्रा की कठिनाइयों और खुशियों और संयोगवश हुई मुलाकातों के बारे में उसकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगा। करोना की बदौलत क्वावियत्तु ने सीखा कि जीभ का चुंबन क्या होता है और होंठ का चुंबन क्या होता है। गर्मियों की शुरुआत में क्वावियत्तु का ट्री हाउस बनकर तैयार हो गया। ट्री हाउस क्वावियत्तु के उत्साह से बना था। उसने ट्री हाउस का एक स्केच बनाया और किसी को डिजाइनर खोजने के लिए भेजा। 40 दिन बाद ट्री हाउस बनकर तैयार हो गया। क्वावियत्तु बहुत संतुष्ट थी। उसे बस एक बात का अफसोस था कि ट्री हाउस व्हाइट हाउस की सीमा के भीतर स्थित था। क्वावियत्तु को जो चीजें सबसे ज्यादा पसंद थी, वे सभी ट्री हाउस में ले जाई गईं और सोंग डू लिट ने उसे साफ किया। यह संयोग से रविवार का दिन था। शायद समुद्र में गाड़ी चलाने की वजह से हाल ही में सोंग डू लिट का उसके प्रति रवैया काफी हद तक सुधर गया था। वह एक ऐसा समुद्र तट था जहां से बहुत कम लोग गुजरते थे। डॉक्टर ने कहा कि अगर रात होती 100 सेकंड, तो शायद वह फिर से मिल जाती। मद्रासकेड क्वावियत्तु अगर वह फिर से कोशिश करना चाहती थी, तो निश्चित रूप से उसने कहा कि उस समय वह सिर्फ मजाक करना चाहती थी।
शब्द सुनकर आप एक पागल लड़की हैं, टोंग डू लिट के मुंह से उसे बहुत ही असहज हो गया था, जो कि उसके दिल में बहुत ही कीमती है, जो कि घर में था। ट्री हाउस में केवल 2 लोग थे, क्वा वियत टू और टोंग डू लिटे। उसने कई बार टोंग डू लिट के हाथों को साफ किया। उसके हाथों की तुलना में वे बहुत बड़े थे, उन हाथों में बहुत बड़ी ताकत थी। वह सिर्फ यह देखना चाहती थी कि उसका हाथ उसकी तुलना में कितना बड़ा था। क्रोधित होकर सोंग डू लाई की ओर झपटा। उसका शरीर चकमा खा गया, वह हवा में उछली। अगर उसने उसका हाथ नहीं पकड़ा होता तो वह खिड़की से बाहर फेंकी जा सकती थी। क्वा वियत टू की हरकत लटकते हुए लैंप को भी छू गई, जिससे वह आगे पीछे हिलने लगा। उसे अपने सिर के ऊपर हिलते हुए देखना सौभाग्य से अभी भी सोंग डू लाई थी। निर्णायक क्षण में उसने झपट्टा मारा। वे दोनों नीचे गिर गए। वह फर्श पर गिर गई, वह उसके ऊपर गिर गया। वह चकित होकर उसे छूने के लिए आगे बढ़ी, उसके माथे के बालों के साथ, फिर उसके मंदिरों के साथ। सुंदर पलकें, सुंदर आंखें, यह पूरा चेहरा सुंदर था, मानो प्रेत बाधित। क्वा वियत टू को याद आया कि करोना ने क्या कहा था, जब चुंबन करते हैं तो दोनों होंठ एक साथ दबाए जाते हैं, जब जीभ से चुंबन करते हैं तो होंठ खुले होने चाहिए, उसने पूछा। करोना ने रहस्यमयी ढंग से कहा, खोलने के बाद आपको रास्ता मिल जाएगा। चुंबन करते समय आपको रास्ता क्यों खोजना पड़ता है? करोना ने यह भी कहा, चुंबन स्त्री पुरुष के बीच अनिवार्य पाठ है। इस समय क्वा वियत टू बहुत उत्सुक थी। चुंबन किस तरह का रास्ता छिपा रहा है? बस, रास्ता अभी तक नहीं मिला है और उसका चेहरा पहले से ही गर्म है। उसकी गर्दन को गले लगाने की क्रिया बहुत स्वाभाविक थी। डर है कि वह मना कर देगा, उसने दयनीय स्वर में कहा। टोंग डू लिट, मुझे डर लग रहा है। उसने कुछ नहीं कहा, नहीं, उसने उसे दूर धकेला। उस दिन मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा, उसने धीमी आवाज में कहा। हाँ, उस दिन वह बहुत डरी हुई थी। वह दूर जाना चाहता था। टोंग डू लिट ने धीमी आवाज में पुकारा, उसकी आवाज बहुत कोमल थी। उसने अपनी आंखें नीची कर ली। उसने अपने होंठ पेश किए। इस बार यह होंठों के करीब नहीं माना गया था। उसकी जीभ की नोक चुपचाप बाहर निकली, धीरे से चाटी, फिर सावधानी से थोड़ा गहरा चाटा, फिर उसके ऊपरी होंठ को पकड़ा, जोर से चूसा। उसने उसे दूर धकेल दिया, लेकिन अजीब तरह से उसकी ताकत बहुत कमजोर थी। इसके विपरीत वह बहुत मजबूत थी। नीचे की ओर बढ़ा और उसके निचले होंठ को चाटने लगा, जोर से चूसते हुए। फिर ऐसा लगा जैसे उसे वह रास्ता मिल गया जो करोना ने बताया था। जब टोंग डू लिट ने उसे जबरदस्ती दूर धकेला तो क्वा वियत टू की जीभ सुन्न हो गई। यह उसके दिमाग में भर गया कि उसने उसे उनके होंठों और जीभों के आपस में उलझने से पहले दूर क्यों नहीं धकेला। उसके होठों पर अभी भी उसकी जीभ का स्वाद था। यह कोमल एहसास बहुत जादुई लग रहा था। उससे भी ज्यादा जादुई यह था कि उसे पता नहीं क्यों उसके होंठ खुले, बंद हुए, कार्प की पूंछ की तरह लचीले ढंग से बंद हुए, आजादी से भरे। फिर दोनों जीभें एक दूसरे का पीछा करने लगी। उसके दोनों हाथों ने उसके जलते हुए चेहरे को थाम लिया। वह पहले से ही इस रास्ते को समझ गई थी। जब उसकी आत्मा को होश आया तो सोंग डू ली पहले ही पेड़ के घर की सीढ़ियों से नीचे जा चुका था, उसका पीछा करते हुए, सोंग डू ली को पुकारते हुए। उसने अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें उसे घृणा से देख रही थी। क्या ऐसा ही होना था? वह जानती थी कि किस कैसे करना है और वह भी समझता था। यह ज्ञान उन्होंने साथ मिलकर सीखा था। यह एक अच्छी बात थी। होंठ, यह सही है। क्या कोई दुर्घटना थी? क्वा वियत टू, तुम एक पागल औरत हो, इस डर से कि वह स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाएगी।
टोंग डू लिट ने प्रत्येक शब्द को दोहराया। फिर से कह रही थी कि वह पागल है। यही वह चीज थी जिससे क्वा वियत तू सबसे ज्यादा नफरत करती थी। ऐसा लगता था कि पिछली बार जब वह समुद्र में गई थी तो वह उसे डराने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यह ठीक था, बाहर अभी भी एक झील थी। समुद्र में या झील में गाड़ी चलाना सैद्धांतिक रूप से एक ही बात थी। क्योंकि उसका प्रदर्शन हाल ही में बहुत अच्छा रहा था, करोना ने उसे दीवार के पिछले दरवाजे की चाबी दी। उसने अभी तक उस चाबी का इस्तेमाल नहीं किया था। पीछे का दरवाजा खोलने के लिए चाबी पकड़े हुए झील का रास्ता उसके लिए बहुत जाना पहचाना था। क्वा वियत तू शब्द पीछे से तब सुनाई दिए जब झील का पानी उसके घुटनों तक पहुंच गया था। ध्यान न देते हुए उसके कदम झील के शांत स्थान को तोड़ते हुए तेज हो गए। जब झील उसकी गर्दन तक नहीं पहुंची थी, हाथों के एक जोड़े ने उसके कॉलर को कसकर पकड़ लिया। ताकत बेहद मजबूत थी। उसके शरीर को पीछे खींचा गया, झील से बाहर निकाला गया, झील के किनारे की ओर खींचा गया। क्वा वियत तू किशोर की गुस्से भरी आवाज ने पक्षियों को इतना डरा दिया कि वे उड़ गए। वह दोनों एक देवदार के पेड़ के नीचे खड़े थे, भीग गए थे। वे दोनों बहुत करीब खड़े थे। वह उसकी आंखों से पीला चेहरा साफ देख सकती थी। उसके होंठ भी अपना गुलाबी रंग खो चुके थे। कोई भी नहीं हिला। क्वा वियत तू, अगर तुम भविष्य में मरना चाहते हो तो एक दूर की जगह ढूंढो जहां कोई तुम्हें न पा सके। चुप रहो और एक ही बार में सब खत्म कर दो। ठीक है। उसकी पुतलियों में प्रतिबिंबित चेहरा कुछ और बार पीला पड़ गया। उसने उसकी तरफ देखा, उसने भी उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज बेहद उग्र थी। क्वा वियत तू, तुम एक पागल औरत हो। फिर से जैसे ही उसके कदम आगे बढ़े, उसके हाथों ने उसके कंधों को जोर से पकड़ लिया। उसके हाथों ने उसके कंधों को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें हताश लेकिन दृढ़ थीं। उसने अपना सिर नीचे किया, अपने होठों को उसके होठों से मजबूती से दबाया। क्या यह वही था जिसने उसे चूमने की पहल की थी? उसने अपना चुंबन पाने के लिए यह तरीका क्यों अपनाया? क्या इसलिए नहीं कि टोंग डू लिट ही वह थी जिसने उसे अपने दिल की गहराइयों से बचाया था? छोटी चाची का छोटा भाई क्वा वियत तू टोंग डू लिट के साथ रहना चाहता था। यह विचार कभी गायब नहीं हुआ था। चुंबन को साथ होना नहीं माना जाता था, तो क्या इसे अब धीरे धीरे साथ होना माना जा सकता है? अपनी आंखों के कोने से गिरते आंसुओं पर ध्यान न देते हुए वह चुपके से आगे बढ़ा। उसकी बाहें उसकी गर्दन को गले लगा रही थी। ऐसा कहा जाता था कि यह सबसे मानक चुंबन स्थिति थी।